ये सब थोड़ा सा अलग है बिकॉज उन सारे फ्लोर्स में वेटिंग एरिया रहने की वजह से हर एक प्लेयर्स का जो इंजुरीज एंड थकान रहता है वो सब कुछ हील हो जाता है वो अगर उस वेटिंग एरिया पे घुसता है तो। इसकी वजह से जो नए नए चैलेंजेस आएगा उनके लिए वो नए नए चैलेंजेस को वो लोग फ्रेशली पूरा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बिगिनर फ्लोर एंड ट्यूटोरियल फ्लोर में कोई भी प्लेयर जितना चाहे उतनी बार उस फ्लोर को चैलेंज कर सकता है, बट जो 11th एंड हायर लेवल के फ्लोर्स हैं वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लेयर्स को ट्रेल को करना पड़ेगा एंड यहाँ पे वो प्लेयर अगर ट्रेल में कोई भी मिस्टेक करता है तो वो उसका गलती होगा एंड यहाँ पे उसे इसी फ्लोर पे रहते हुए उस ट्रेल को फिक्स करना पड़ेगा, खुद के हर एक गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा। इसकी वजह से ये जो बाकी सारे फ्लोर्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है प्लेयर्स के लिए। लैपलास यहाँ पे जन्वू को वार्न भी कर देता है कि इसके बाद उसे कोई भी राउंड टाइप का कंपटीशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या और कोई प्रॉब्लम है जन्वू को इस पूरे के पूरे फ्लोर पे? अगर नहीं है तो वो शायद से इस फ्लोर का जो ट्रेल है उसे स्टार्ट कर सकता है। तभी हम लोग देख पाते कि जन्वू के हाथ में एक एग आ जाता है। अब लैपलास यहाँ पे जन्वू को एक्सप्लेन करता है कि ये एक टाइप का एग है, इसको जन्वू को हैच करना पड़ेगा एंड इससे एक मैथिकल टाइप का क्रिएचर निकलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी को नहीं पता कि एक प्लेयर के एग से कौन से टाइप का क्रिएचर निकलने वाला है। ये टोटली डिपेंड करता है उस प्लेयर के ऊपर। वो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से इस एग का केयर करेगा, इसे ड्रीम एंड बाकी चीजों का एहसास दिलाएगा, वैसे ही एंड उतना ही ज्यादा पावरफुल एक क्रिएचर तैयार होगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक एग को हैच करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, वो सब के सब इस फ्लोर में मौजूद है। उन सब के यूज से जन्वू खुद के एग को हैच कर सकता है। इसके बाद भी एक और रूल भी है, ये एक लिविंग क्रिएचर जरूर से है बट इसको हैच करने के लिए उसके प्लेयर का केयर की जरूरत है। अगर वो प्लेयर यहाँ पे खुद के एग का केयर नहीं करता है तो ये एक कभी भी हैच होके एक मिथिकल क्रिएचर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये सब कुछ रूल समझाने के बाद लैपलास यहाँ पे जन्वू से परमिशन मांगता है कि वो अभी यहाँ से जाना चाहता है। जन्वू यहाँ पे हाँ भी कह देता है। जन्वू इस एग की तरफ देख के कहता है कि हाँ एक मिथिकल क्रिएचर, ये तो थोड़ा सा हैसल हो गया उसके लिए। अब जन्वू यहाँ पे सोचने लगता है कि वो उसके एग को कैसे हैच करेगा बिकॉज उसके ब्रदर ने यहाँ पे पहले भी मेंशन किया था इस 11th फ्लोर के ट्रायल को एंड यहाँ पे उसके भाई के लिए ये ट्रायल थोड़ा सा इजी भी था एंड उसके साथ साथ मजेदार भी था। जन्वू का यहाँ पे ट्रेट था साइकोमेट्री, मतलब जन्वू के भाई का। जन्वू के भाई ने खुद के डेज को स्पेंड किया था खुद के एग को केयरिंग के लिए एंड उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी दिया था। इसी वजह से जन्वू के भाई को उसका मेहनत का रिवॉर्ड के हिसाब से एक बहुत बढ़िया मिथिकल बीस्ट मिला था जो था एक मिथिकल ड्रैगन। ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर है तो इस एग से बाहर निकल सकता है अभी तक। एंड उसी ड्रैगन के हेल्प से लेटर वाले टाइम पे जन्वू के भाई ने एंशिएंट ड्रैगन कैलेक्टस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस वजह से उसे वो ड्रैगन बॉडी एंड ड्रैगन आई मिला था। जो भी हो बट 11th फ्लोर जन्वू के भाई के लिए एक टर्निंग पॉइंट था जो उसके स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिया था। जन्वू उसके भाई के जितना इस सारा काम में बेहतर नहीं था। जन्वू का भाई तो बहुत ज्यादा केयरिंग था, इसी वजह से उसे रिवॉर्ड के हिसाब से ड्रैगन मिला था, बट जन्वू ये सारे काम में बहुत ज्यादा बुरा था। हैचिंग के लिए प्लेयर्स बहुत सारे मेथड्स को यूज करते थे एंड ये सारा का सारा चीजें जर्नल पे लिखा भी हुआ था। इसी वजह से जन्वू के लिए ये एक को हैच करना उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, बट प्रॉब्लम यही था कि इस एक से कौन सा क्रिएचर बाहर निकलेगा बिकॉज जन्वू का जितने सारे पावर्स है उसके अंदर एक मेजर पावर था उसका फायर एंड डार्कनेस, जिन पावर का यूज जन्वू सबसे ज्यादा करता है बैटल के टाइम पे। इसी वजह से जन्वू के लिए सबसे बेस्ट मिथिकल क्रिएचर रहने वाला है एक फियोनिक्स एंड अगर यहाँ पे जन्वू फियोनिक्स को टेम कर लेता तो वो उसके फायर एंड एयर पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके यूटिलाइज भी कर सकता है, खुद के पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। इसी वजह से जन्वू यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे अभी फ्लेम ऑफ लाइफ को ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब जन्वू यहाँ पे पांथियन एडोरा के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था, इसी वजह से वो अभी डिसाइड करता है इस एरिया से बाहर निकलने का। बट बाहर निकलने से पहले वो एक पत्थर के ऊपर एक कोऑर्डिनेट को छोड़ देता है एंड यहाँ पे पांथे एंड एडोरा के लिए एक मैसेज भी लिख देता है, जिससे बाद वाले टाइम पे अगर वो दोनों इस पत्थर को देखते हैं तो वो यहाँ पे जन्वू को ढूंढते हुए उस लोकेशन पे आ जाएंगे। अब ऑफकोर्स यहाँ पे जन्वू ने प्रॉमिस किया था, इसी वजह से वो ये सारा का सारा काम कर रहा था। अभी हम लोग देख पाते कि जन्वू के काम को यहाँ पे खत्म करके यहाँ से गायब हो जाता है। अब फ्लेम ऑफ लाइफ को मिलने के लिए यहाँ पे जन्वू को फियोनिक्स के टेरिटोरी में आना पड़ा था। अब वो यहाँ पे एक फियोनिक्स के घोंसले को ढूंढ रहा था, बट तभी अचानक से उसे एक डर का फीलिंग महसूस होता है एंड उसका सिस्टम ही यहाँ पे क्या देता है कि फियोनिक्स उसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये चीजों को देख के जन्वू यहाँ पे उसके दिमाग में सोच रहा था कि फियोनिक्स के इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करके रखता है, वो क्या हमेशा इतना ज्यादा गार्ड को हाई अप करके रखता है। एंड यहाँ पे जन्वू अगर इस एयर को फील करता है तो उसे किलिंग इंटेंट भी महसूस होता है, बट ऐसा क्यों? तभी जन्वू को जो फियोनिक्स का नेस्ट है वो दिखाई देता है। अब वो यहाँ पे उस नेस्ट की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से उसे खुद के दिमाग में एक साउंड सुनाई देता है। अब ये था उस फियोनिक्स का साउंड। वो जन्वू को वहीं पे रुक जाने का ऑर्डर देता है। वो यहाँ पे जन्वू को वार्न भी कर देता है कि वो अगर इससे आगे इस नेस्ट की तरफ आने लगा तो यहाँ पे वो फियोनिक्स उसे मार डालेगा। अब जन्वू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांत रह के उस फियोनिक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो बहुत ज्यादा दूर से आया है, यहाँ पे उसे फ्लेम ऑफ लाइफ का जरूरत है, इसी वजह से वो यहाँ पे एक क्वेस्ट को प्रोवाइड कर दे। इसको कंप्लीट करते हुए जन्वू
जनवू खुद का जो फ्लेम ऑफ लाइफ है उसे कलेक्ट कर लेगा। तभी यहाँ पे वो फियोनिक्स गुस्से में जनवू को कहता है कि उसे यहाँ पे कोई भी चीज को जनवू को नहीं देना है, इसी वजह से वो इस एरिया से निकल जाए। जनवू तो ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे फील कर पाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज हुआ है। इस तरीके का बिहेवियर से ये फियोनिक्स जनवू को एक हेजॉग का याद दिला देता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू उस नेस्ट के अंदर चला जाता है। तभी जनवू बहुत ज्यादा शांत रह के उस फियोनिक्स से बात करने का कोशिश करता है। अब वो फियोनिक्स तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे जनवू को कहते हैं कि उसका हिम्मत कैसे हुआ इस नेस्ट के अंदर घुसने का। तभी जनवू खुद के ड्रैगन आई को यूज करते हुए समझ पाता है कि इस फियोनिक्स का अभी हैचिंग का टाइम है, मतलब ये फियोनिक्स खुद के बच्चों को अभी हैच कर रहा है। तभी जनवू यहाँ पे फियोनिक्स को कह देता है कि यहाँ पे वो शायद से खुद के एक्स के ऊपर अभी बैठा हुआ है। अब वो फियोनिक्स तो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि हाँ वो खुद के एक्स के ऊपर अभी बैठा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसे इससे? अभी इन सारे फालतू बातों के ऊपर फियोनिक्स ध्यान नहीं देना चाहता, इसी वजह से जनवू इस एरिया से चला जाए। तभी जनवू यहाँ पे उस फियोनिक्स को पूछ लेते हैं क्या उसने खुद का एक को लॉस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे उस फियोनिक्स का बिहेवियर को देख के ऐसा ही लगता है कि हाँ जनवू का जो गेस था वो सही है। फियोनिक्स भी कहता है कि हाँ उसने खुद के एक बच्चे को लॉस्ट कर दिया, बट यहाँ पे उसका इस चीज से क्या मतलब है? अभी सिर्फ और सिर्फ फियोनिक्स यहाँ पे अकेले रहना चाहता है, इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। अब यहाँ पे जनवू डायरेक्टली उस फियोनिक्स को पूछ लेता है कि अगर यहाँ पे वो फियोनिक्स को उसका एक को लौटा देता है तो क्या फियोनिक्स यहाँ पे उसे फ्लेम ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए क्वेस्ट देगा? जो सुन के वो फियोनिक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पहले, बट फिर यहाँ पे वो जनवू को कह देता है कि वो जो मर्जी वो कर सकता है। तभी जनवू के सिस्टम में भी एक क्वेस्ट आ जाता है कि यहाँ पे उसे फियोनिक्स का जो अंडा है उसे वापस लेके आना पड़ेगा। अब जनवू इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है वहां से। अब जनवू उस एक को ट्रैक कर रहा था, बट अचानक से उसका जो ट्रैकिंग था वो स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे वो एक आसपास ही कहीं पे है। अब हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक के हाथ में यही फियोनिक्स का एक था। अब वो लोग यहाँ पे फियोनिक्स के एक को पाके बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कैसे जब वो फियोनिक्स खुद के नेस्ट पे नहीं था तभी उन लोगों ने ये एक को चुरा लिया था। एंड वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी थे कि उनको एक मिथिकल क्रिएचर का एक मिला है। एंड शायद से मार्केट में अगर वो लोग इस एक को बेचेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। अब उनके अंदर एक प्लेयर ये भी सोच रहा था कि अगर उसके पास एक मिथिकल क्रिएचर लाइक फियोनिक्स आ जाता है तो उसका जो रैंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे शायद से वो इस फ्लोर को कंप्लीट करके एक बहुत बढ़िया रैंकिंग प्लेयर भी हो सकता है। तभी हम लोग देख पाते कि अचानक से उसके मुंह एंड नाक से ब्लड निकलने लगता है। अब वो भी सोचने लगती है उसके बॉडी के साथ अचानक से ऐसा हुआ क्या। तभी उसका जो सबऑर्डिनेट था वो यहाँ पे उसके कंधे में हाथ रख के कहता है कि शायद से उसका ध्यान बहुत ज्यादा इस फियोनिक एक्स में था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ भी था, इसी वजह से उसके सबऑर्डिनेट ने उसके पानी पे बहुत सारे पॉइजन को मिला दिया था जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे मरने वाला है। अब उसका सबऑर्डिनेट भी यहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ तो लोगों के लिए नॉर्मल चीज है एंड अगर यहाँ पे वो नहीं रहता तो ये फियोनिक एक्स उसे ही मिलता। अब ये सुन के तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाता। तभी वो दूसरा बंदा यहाँ पे उस फियोनिक एक्स को ले लेता है एंड यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उसके पास एक मैथिकल फियोनिक्स आ जाएगा अगर वो इस एक को हैच कर लेता है। तो तभी हम लोग देख पाते कि उसके सीने से एक स्वॉर्ड आके उसको वहीं पे मार देता है एंड ये कोई और नहीं जनवू था। अब जनवू यहाँ पे पहले ही इन दोनों के ऊपर एम्बुश करके उनसे ये एक छीन लेता, बट अगर वो लोग लड़ाई करते हुए इस एक को गिरा देते तो जनवू के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाता। इसी वजह से जनवू ने यहाँ पे सही टाइम का वेट किया जिसके बाद उसने इन सारे प्लेयर को मार दिया एंड यहाँ पे जनवू का जो काम था वो और भी ज्यादा आसान हो गया बिकॉज ये दोनों ने तो एक दूसरे के साथ फाइट करके दोनों को मार दिया है। जनवू तभी दोनों प्लेयर्स के बॉडी को जला देता है एंड उसके बाद खुद के दिमाग में सोचते हैं कि अगर इसी तरीके से हर एक टास्क इतना ही ज्यादा इजीली कंप्लीट होने लगा तो जनवू तो बहुत जल्दी इन सारे के सारे टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे फियोनिक्स खुद के एक को वापस पाके बहुत ज्यादा खुश होता है। वो तो पहले सोच रहा था कि वो खुद के बच्चे को फिर कभी देख ही नहीं पाएगा, बट यहाँ पे जनवू ने फियोनिक्स को उसका बच्चा वापस लौटा दिया, जो देख के जनवू भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है बिकॉज वो भी समझ पाता है फियोनिक्स अभी कैसा फील कर रहा है बिकॉज उसके बचपन में भी जनवू एंड उसके छोटे भाई को उनका मादर इसी तरीके से प्यार करते थे एंड इसी तरीके से केयर भी करते थे। तभी फियोनिक्स यहाँ पे जनवू को थैंक्स कहता है एंड कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था जनवू को अगर वो फियोनिक्स के इस बेबी को वापस लेके आ सकता है तो उसे फियोनिक्स एक क्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस प्रॉमिस के मुताबिक अभी जनवू को क्या चाहिए? तभी जनवू यहाँ पे कहता है कि उसे फ्लेम ऑफ लाइफ चाहिए। तभी जनवू यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करने के बाद फियोनिक्स भी उससे पूछ रहे थे कि क्या उसे पता है कि उसने किस चीज का रिक्वेस्ट किया है। तो जनवू भी कहता है कि हाँ उसे पता है कि ये जो फ्लेम ऑफ लाइफ है ये फियोनिक्स का एग्जिस्टेंस है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि फियोनिक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जो लाइफ एंड डेथ का ऐसा सर्कल को मेंटेन करके रखता है सिर्फ और सिर्फ खुद के फ्लेम ऑफ लाइफ से, जिसके थ्रू वो फियोनिक्स सबसे पहले तो मरने के टाइम पे मर जाता है बट उस फ्लेम ऑफ लाइफ के थ्रू वो फिर से रिवाइव भी हो जाता है एंड इसे होली फ्लेम भी कहा जाता है। फियोनिक्स यहाँ भी पूछ रहे थे क्या जनवू इस फ्लेम ऑफ लाइफ को खुद के एक के ऊपर यूज करना चाहता है। अब जनवू भी कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे फियोनिक्स कहता है कि नॉर्मली अगर कोई प्लेयर आके फियोनिक्स के पास से एक फ्लेम ऑफ लाइफ चाहता तो फियोनिक्स उस प्लेयर को एक क्विस्ट प्रोवाइड कर सकता था, बट यहाँ पे ये फियोनिक्स जनवू के साथ एक डेप्थ में है, इसी वजह से फियोनिक्स नॉर्मली जनवू को एक फ्लेम ऑफ लाइफ दे देगा। तो वैसे भी अगर यहाँ पे फियोनिक्स जनवू को एक क्विस्ट प्रोवाइड भी करता फिर भी जनवू बहुत ही आसानी से उस क्विस्ट को भी कंप्लीट कर लेता। बट यहाँ पे फियोनिक्स ये भी कहता है कि इस फ्लेम ऑफ लाइफ को स्टोर करने के लिए जनवू को एक चीज की जरूरत है, एक स्टोरिंग पॉट की। उस पॉट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का जनवू को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जनवू अभी 11th फ्लोर में
उन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करे, जिसके बाद फ्योनिक्स स्पॉट को क्रिएट करके उसके अंदर उसका जो फ्लेम ऑफ लाइफ है उसे डाल देगा। अब ये सुनकर तो जनवो सोचने लगता है कि ये वेसल को क्रिएट करना तो फ्लेम ऑफ लाइफ को ऑब्टेन करने से भी ज्यादा अनोइंग है, बिकॉज उसे बहुत सारे चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो फ्योनिक्स भी जनवो को कहता है कि उन दोनों का बिजनेस अभी हो चुका है, तो अभी यहाँ से जनवो जा सकता है। जब उसे हर एक मटेरियल मिल जाए तो वो यहाँ पे फ्योनिक्स की गुफा में वापस आ जाए फ्लेम ऑफ लाइफ को लेने के लिए। अब जनवो तो यहाँ पे सोच रहा था कि उसका ये जो एग है ये स्टिल खुद के हैचिंग फॉर्म में है, बट फिर भी ये तो एक एनिमल ही है, इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा जनवो को। तो जनवो का अभी सबसे पहला काम है इस एग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा नेस्ट तैयार करना। अब हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे जनवो उस एग के लिए एक नेस्ट भी तैयार करने लग जाता है। अब यहाँ पे जनवो खुद के एग्स का फीलिंग को भी समझ पाता है। वो यहाँ पे देख पाता है कि उसका एग अभी बहुत ज्यादा खुश है, बट जनवो के लिए इस नेस्ट को तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज ये उसके लिए पहली बार था एंड वो खुद के जर्नल को पढ़ते पढ़ते इस नेस्ट को तैयार कर रहा था। एंड अल्टीमेटली वो इस नेस्ट को तैयार कर लेता है एंड खुद के एग को उस वाटर पॉट से उठा के इस नेस्ट के अंदर रख देता है। जनवो यहाँ पे बहुत ज्यादा केयर ले रहा था खुद के इस एग का। अभी वो एक पेड़ के ऊपर इस एग को रख देता है। अब यहाँ पे जनवो खुद के इन्वेंटरी में देखने लगता है कि उसके पास कौन कौन सा रिवॉर्ड्स आया है अभी ये सारे के सारे कुछ को कंप्लीट करने के बाद। उसका मेन टास्क तो अभी खत्म हो चुका है, तो अभी वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है खुद के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। वो हर एक आइटम को अभी एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे जनवो का रिवॉर्ड उसके पास आ जाता है। अब जनवो को इन सारे रिवॉर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजफुल चीज मिलता है, वो है एक ईयररिंग्स। अब इस ईयररिंग के अंदर कोई एक पर्सन का सोल कैद है। जनवो यहाँ पे समझ पाता है कि पर्सन बहुत बढ़िया एक मैजिशियन था पहले, बट किसी रीजन की वजह से उसका ये जो सोल था वो इस ईयररिंग के अंदर फंस चुका है। अब जनवो तो इस आइटम को ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे उसके पास जो जो आइटम्स है उन सबको अगर इस आइटम के साथ कंपेयर किया जाए तो ये आइटम का जो एट्रीब्यूट्स है वो उसके बाकी सारे आइटम्स के साथ मैच नहीं करता। इसी वजह से वो इस ईयररिंग को यूज नहीं कर सकता ठीक तरीके से। बट इस ईयररिंग के अंदर तो एक सोल कॉन्टेमिनेटेड है, इसी वजह से जनवो डिसाइड करता है कि वो उस सोल को यूज करेगा। फिर जनवो खुद के पावर को यूज करते हुए उस ईयररिंग के थ्रू उस सोल को बाहर निकलने का कोशिश करता है। एंड हम लोग देख भी पाते हैं कि उस ईयररिंग के अंदर से वो सोल बाहर निकल आया है एक गोस्ट के फॉर्म में। तो जनवो तो पहले सोच रहा था कि ये एक नॉर्मल प्लेयर का सोल है, बट यहाँ पे शायद से कोई और बात है, या यहाँ पे जनवो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो क्या जनवो कंप्लीट कर पाएगा। तभी जनवो यहाँ पे सोल को टेम करने का कोशिश करता है। पहले तो ये सोल जनवो के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, बट फिर जनवो यहाँ पे उस सोल के अंदर खुद का पावर को इंसर्ट करने के बाद देख पाता है कि ये सोल उसे ऐसे मास्टर की तरह मान लिया है। तभी जनवो के पास भी एक समनिंग क्रिएचर आ गया है। अब जनवो यहाँ पे समझ पाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि जनवो इस सोल के साथ कनेक्टेड हो चुका है। एंड यहाँ पे वो पहली बार समझ पाता है कि कैसा लगता है इस तरीके से सोल्स को उसके बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाना। वो यहाँ पे इस सोल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है एंड देख पाता है कि ये सोल सारे के सारे टास्क को बहुत ही ज्यादा इजीली कंप्लीट कर रहा है। एंड यहाँ पे जनवो अगर थोड़ा सा हार्ड टास्क देता है तो ये सोल के प्रीवियस लाइफ में एक्वायर किया हुआ जो मैजिक पावर है उसके थ्रू छोटे मोटे स्पेल्स को भी कास्ट करके वो सारे टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ये सोल कोई मेजर स्पेल्स को यूज नहीं कर सकता, बट ये सारे छोटे छोटे स्पेल्स भी जनवो के लिए बाद वाले टाइम पे बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जनवो यहाँ पे फिर खुद के शुनपो टेक्निक को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड से दौड़ता है एंड देख पाते हैं कि उसका गोस्ट मेयरली उसके स्पीड को भी कैच कर रहा है। इसका मतलब इस गोस्ट का स्पीड भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जनवो बहुत ही ज्यादा आसानी से इस गोस्ट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। अब जनवो यहाँ पे देख पाता है कि उसके साथ इस गोस्ट का जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही ये गोस्ट का एफिशिएंसी कम रहा है, मतलब ये गोस्ट जनवो के ऑर्डर्स को सुन नहीं पा रहा है। एंड जो थ्रेड है जो जनवो एंड इस गोस्ट को कनेक्ट करके रखता था वो थ्रेड भी धीरे धीरे पतला हो रहा है। अब यहाँ पे जनवो का नेक्स्ट टास्क होने वाला है उसका ये जो स्ट्रिंग है उसे और भी ज्यादा मजबूत करना, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर में रहते हुए भी इन सारे गोस्ट को कंट्रोल कर पाए। बट अभी के लिए वो उन सारे टेस्टिंग्स को कंप्लीट करना चाहता है जो इस सारे स्पिरिट्स के ऊपर वो करना चाहता था बहुत टाइम से। अब जनवो यहाँ पे खुद के सोल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है एंड यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलता है इस स्किल के बारे में। अब जनवो यहाँ पे समझ पाता है कि खुद के सोल के साथ थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करने के बाद ही उसके सोल के साथ उसका जितना ज्यादा कनेक्शन था वो भी इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से सोल का जो नॉर्मल लेवल था वो भी अप हो गया है। एंड यहाँ पे ये जो अनडेड है ये बाद में टाइम पे ग्लिच में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसी वजह से जनवो के लिए ये बहुत ज्यादा एक बढ़िया सोल्जर के रूप में काम करेगा अगर ये लीच में कन्वर्ट हो जाता है तो। अब यहाँ पे जनवो सोच रहा था कि उसके पास अगर एक आर्मी ऑफ अनडेड रहता तो कैसा होता, क्या वो इस तरीके का आर्मी को रेस कर सकता है। तभी जनवो खुद के इन्वेंटरी में ढूंढने लगता है कि उसके पास कोई भी बढ़िया सोल है इस तरीके का इसको वो खुद के आर्मी में इंक्लूड कर पाए। तभी वो देख पाता है कि उसके पास कुछ सोल्स तो है। अभी यहाँ पे जनवो ने टोटल ऑफ 3 सोल्स को खुद के अनडेड आर्मी में शामिल कर लिया है। उसके अंदर एक था वो रोल जो इससे पहले वाले स्टेज में उसने मारा था, दूसरा है वोल्केन लावा किंग जिसको उसने बिगिनिंग फ्लोर का 10th फ्लोर पे उसने मारा था। अब इन सब को उसने खुद के अनडेड आर्मी में भी शामिल कर लिया। अब यहाँ पे जितने सारे
सारे सोल्स हैं ये सब के सब बिगिनिंग स्टेज का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स का सोल्स है। अब यहाँ पे जनवो खुद के काम को आसान करने के लिए ये सबको एक एक नाम दे देता है। सबसे पहले वो वोल्कान को का नाम देता है, देन ग्रोल को नोल नाम देता है, एंड जो अनडेड सॉर्सरर था उसको बू नाम देता है। अब इन सबको नाम देने से ही जनवो देख पाता है कि उनके साथ जो बॉन्डिंग था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे फैमिलियर एफिनिटी स्पिरिट जो है वो भी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम देने से ही जनवो के लिए जो काम था वो और भी ज्यादा आसान हो गया था। एंड वो यहाँ पे देख पाता है कि उसके बॉडी के साथ इन सारे सोल्स का एक अलग कनेक्शन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जनवो इन सारे सोल्स के साथ भी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सब कुछ करने लगता है। वो यहाँ पे इन सारे सोल्स का जो एबिलिटीज है वो सब कुछ को यूज कर पाता है एंड इन लोगों को ऑर्डर करता है बहुत सारे टास्क करने के लिए। अब जो ग्नोल था वो तो बहुत ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता था, मतलब उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा है। का जो स्ट्रेंथ है वो सच में इतना ज्यादा था कि वो रॉक्स को भी तोड़ सकता था। एंड यहाँ पे का स्ट्रेंथ की वजह से ही जनवो को बाकी सारे दूसरे वॉरियर्स के साथ फाइटिंग में अभी बहुत ज्यादा इजी होने वाला था। अब ये सारा का सारा एबिलिटीज को देखने के बाद जनवो समझ पाता है कि उसे अभी और भी इस तरीके के मॉन्स्टर्स का सोल्स को गैदर करना पड़ेगा जिससे वो और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को खुद के इस अनडेड आर्मी में शामिल कर पाए। अब यहाँ पे जनवो टाइम ना वेस्ट करते हुए सोल हंटिंग में चला जाता है। अब इस डे के एंड पे जनवो के पास टोटल 500 सोल्स आ जाता है। अब जनवो यहाँ पे नोटिस कर पाते कि पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ 150 सोल्स को ही कलेक्ट कर पाता था, बट अभी 500 तक चला गया। मतलब उसका जो मैजिक एफिनिटी एंड बाकी सारी चीजें वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे जनवो देखना चाहता था कि वो कितने सारे फेमिलियर्स को अभी के लिए क्रिएट कर सकता है, बट वो देख पाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 फेमिलियर्स को ही अभी के लिए तैयार कर पा रहा है, जो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जो नए नए फेमिलियर्स उसने क्रिएट किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे वो लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है एंड प्रीटी मच यूजलेस भी है जनवो के लिए। जनवो ये भी समझ पाता है कि बाद वाले टाइम पे जितना ज्यादा उसका प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा उतना ही सारे सोल्स को रखने का एंड नए नए अनडेड आर्मी में सोल्जर्स को तैयार करने का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो अभी के लिए जनवो के पास एक बहुत बढ़िया वेपन आ चुका है। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत और इस वाले ब्रेसलेट के बारे में जानने के लिए एडोरा से मिलना चाहता है, बिकॉज एडोरा के पास जो आइज है उसके थ्रू शायद से वो जनवो को इस वाले वेपन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तभी जनवो के दिमाग में कोई बात करता है। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे फियोनिक्स फिर से जनवो के साथ बातें करने लग गया है। फियोनिक्स यहाँ पे जनवो को कहता है कि इसके पास जो वेपन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे जनवो फियोनिक्स से पूछ लेता है कि उसे तो लग रहा था कि वो अभी रेस्ट ले रहा है। तो फियोनिक्स कहता है यहाँ पे उसका जितने सारे चिक्स थे वो अभी रेस्ट ले रहा है, इसी वजह से फियोनिक्स अभी जनवो के साथ बात कर सकता है। वैसे भी जनवो के पास जो आर्टिफैक्ट है ये फियोनिक्स के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा कैप्चर किया है। ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जनवो को पूछ लेता है कि वो कौन है जिसके पास इस तरीके का एक आर्टिफैक्ट है। तभी हम लोगों का सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड था, उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल से यहाँ पे चल रहा था। वो यहाँ पे खुद के दिमाग में कहता है कि उसने बहुत ज्यादा लड़ाई करने के बाद बार बार बचा है उस अटैक से एंड यहाँ पे उसके सारे के सारे आइटम्स एंड चीजें भी चला गया है उस फाइटिंग से बचने के लिए। वो तभी कहता है कि अगर उसके पास वो स्टोन रहता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता उसके साथ। एंड हम लोग यहाँ पे देख पाते कि ये और कोई लियोंटे है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था बहाल के ऊपर। वो यहाँ पे बहाल को कह देता है कि नेक्स्ट टाइम वो अगर उसके साथ मिलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग जान पाते हैं कि यहाँ पे ये जो क्लैश हुआ था बहाल एंड लियोंटे के बीच में, ये न्यूज पूरी तरीके से हर एक फ्लोर में फैल गया था एंड यहाँ पे असुरा शॉर्ट क्लैन के साथ रेड ड्रैगन ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला था। यहाँ पे रेड ड्रैगन ने हर एक बिलबोर्ड पे लियोंटे के ऐसे क्रिमिनल की तरह बता के उसके ऊपर एक रिवॉर्ड डाल दिया था। अगर कोई भी उसे जिंदा रेड ड्रैगन क्लैन के पास लेके आता तो उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकता था। अब यहाँ पे रेड ड्रैगन एंड असुरा दोनों ही बहुत बड़े क्लैंस थे इस टावर के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे ये जो वॉर होने वाला था ये बहुत बड़ा एक क्योटिक सिचुएशन लेके आने वाला था इस टावर पे। यहाँ पे बहुत सारे क्लैंस अभी से ही इस वॉर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। तभी हमें पांथे एंड एडोरा को भी दिखाया जाता है, जो दोनों यहाँ पे ये सारे के सारे पोस्टर्स को पढ़ के जान पाते इस वॉर के बारे में। अब ये पढ़ के पांथे तो बहुत ज्यादा गुस्सा था, बिकॉज उनके रास्ते के बीच में अचानक से ये वॉर आ गया। अभी पांथे एंड एडोरा का मेनली प्लान था कि वो इस ट्रेल को कंप्लीट करने के बाद बहुत ज्यादा ईज में बाकी जितने सारे फ्लोर्स थे उन सारे फ्लोर्स को भी कंप्लीट करेंगे, बट इस वॉर की वजह से अभी उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तभी पांथे एंड एडोरा के पास एक मैसेंजर बर्ड आता है। इस मैसेंजर बर्ड के पैर पे एक पेपर था, जिस पेपर को निकालने के बाद पांथे समझ पाता है कि उनका जो फादर है उन्होंने पांथे एंड एडोरा को उनके विलेज में वापस बुला लिया है। इसी वजह से पांथे एंड एडोरा जितनी जल्दी हो सके वो खुद के विलेज में लौट गए हैं। अब विलेज में लौटने के बाद तो वो दोनों जब अंदर घुसते तो जितने सारे विलेज के लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पांथे को एंड एडोरा को पूछने लगते कि वो लोग क्यों इतनी जल्दी वापस आ गए, बिकॉज उन लोगों को तो लग रहा था कि वो अभी टावर को क्लियर करेंगे। अब कुछ लोगों तो यहाँ पे रीजन पता था। तभी हम लोग देख पाते यहाँ पे पांथे एंड एडोरा के जो फादर थे वो भी आ जाते उनके बेटे एंड बेटी को मिलने
मिलने के लिए। अब यहाँ पे एडोरा तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी यहाँ पे पांथे उसके फादर को पूछ लेता है कि यहाँ पे तो उनके लेटर को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि विलेज के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ गया है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट है उनको इस एरिया पे आना, बट यहाँ पे तो देख के ऐसा लग रहा है कि विलेज बहुत ही ज्यादा खुश है, तो यहाँ पे उनको इतना ज्यादा अर्जेंटली क्यों बुलाया गया? क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेयर फार्मिंग में वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तभी यहाँ पे पांथे एंड एडोरा का फादर दोनों कहते हैं कि लोग खुद के भूख को मिटाने के लिए ये सब काम भी करना पड़ता है, इसीलिए बीच बीच पे उनके फादर को भी ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे एडोरा एंड पांथे का फादर डायरेक्टली एडोरा को पूछ लेते हैं कि क्यों वो इतना ज्यादा गुस्सा है। तभी पांथे यहाँ पे उसके फादर को कहता है कि इसका एक बहुत लंबा रीजन है। सबसे पहले तो एडोरा खुद के डियर हबी के साथ 11th फ्लोर में टाइम स्पेंड करना चाहती थी एंड यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश थी, बट अचानक से उसके फादर ने यहाँ पे उन दोनों को बुला लिया, इसी वजह से एडोरा इतना ज्यादा गुस्सा थी। तभी यहाँ पे एडोरा ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है खुद के भाई को मारने लगती है। तभी उन दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एडोरा का फादर के बेटी को कहता है इतना ज्यादा गुस्सा ना करने के लिए एंड यहाँ पे डायरेक्टली एडोरा से पूछ लेती है कि उनके प्राउड बेटी का हार्ट किस आदमी ने चुरा लिया है। अब एडोरा तो ये सब कुछ सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, खुद के फादर को उसका हाथ हटाने के लिए कहती है। अब ये देख के एडोरा का फादर यहाँ पे खुद के बेटी को कहती है कि ठीक है वो अभी चला जा रहा है, बट ऑफ कोर्स इस तरीके का कोल्ड बिहेवियर एडोरा को किसके पास से मिला है वो भी उसके फादर को पता है। यहाँ पे उसका फादर थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकती खुद के बेटी के ऊपर। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे उन दोनों का फादर बहुत ज्यादा सीरियस टोन में कहता है कि अभी बिजनेस के बात करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हमें विलेज चीफ का नाम बताया जाता है मार्शल किंग नायू। अब वो यहाँ पे उन दोनों को कहते हैं कि अभी उन लोगों को पता ही होगा शायद से कि असुरा शॉर्ट क्लैन एंड रेड ड्रैगन क्लैन के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है, इसी वजह से विलेज चीफ्स ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो इस वॉर पे शामिल होंगे। अब यहाँ पे पांथे तो पूछ लेते कि ऐसा क्यों, बिकॉज जब यहाँ पे आर्टिया ग्रुप के ऊपर उस तरीके का एक वॉर टाइप सिचुएशन तैयार हुआ था तो फादर ने तो इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि वो टावर के इन सारे मैटर्स में घुसने वाले हैं। अब यहाँ पे नायू भी कहता है कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इस वॉर पे नहीं शामिल होना चाहता, बट अभी मैटर ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि वो यहाँ पे उसको समझा नहीं पाएगा वो अभी। तभी नायू खुद के दोनों बच्चों को कह देता है कि वो लोग इस वॉर पे एज ए मर्सिनरी के हिसाब से ज्वाइन होंगे। उनके इस क्लैन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर फ्लैन खुद का जो वन हॉर्न है उसका वादा लेके यहाँ पे खुद के हॉर्न को भी गिव अप करने वाला है इस वॉर के लिए, इसी वजह से उनके क्लैन को भी खुद की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वॉर पे शामिल होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो क्लैन है वन हॉर्न क्लैन, इनके लिए इनका जो एक हॉर्न है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड सिंबल चीज है। अगर कोई भी यहाँ पे खुद के हॉर्न को गिव अप करके कोई प्रॉमिस करता है तो वन हॉर्न क्लैन को वो प्रॉमिस को किसी भी कीमत पे पूरा करना पड़ेगा। अब ये कहते ही नायू खुद के बेटा एंड बेटी को घर के अंदर घुसने का बात कहता है। अब फ्यूनिक्स यहाँ पे डायरेक्टली जनवू को पूछ लेता है कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट रैप किया गया है वो ब्रेसलेट असलियत पे है क्या। अब जनवू भी इस चीज को लेके उतना ज्यादा श्योर नहीं था, उसे भी पता नहीं था कि ये ब्रेसलेट असलियत पे है क्या, बिकॉज अल्टीमेटली वो कभी इस ब्रेसलेट को चाहता ही नहीं था लेना। यहाँ पे इस टावर ने उसे ये चीज गिफ्ट कर दिया है। अब फ्यूनिक्स यहाँ पे कहता है कि वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के थ्रू देख के उसका स्टैट्स एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को पता कर सकता है, बट इस ब्रेसलेट के ऊपर देखने के बाद फ्यूनिक्स भी समझ नहीं पा रहा है कि ये आइटम असलियत पे क्या है क्या। ये ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेसलेट के ऊपर एक टाइप का फॉग टाइप का चढ़ा हुआ है, जिस वजह से फ्यूनिक्स भी इसके डीप इनसाइड में नहीं जा पा रहा है। अब ये सुन के तो जनबू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे सोच लगता है कि एक मिथिकल क्रिएचर भी उसके ब्रेसलेट का स्टैट्स एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कौन होगा जो उसे इस बारे में हेल्प कर सकता है। ये सोचते हुए ही वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और फ्यूनिक्स तभी यहाँ पे रिवील करता है कि यहाँ पे उसे एक चीज तो पता है, ये जो ब्रेसलेट है ये फ्यूनिक्स के जो एबिलिटीज है उन सब का ऑपोजिट रिप्रेजेंट करता है, बट एट द सेम टाइम ये ब्रेसलेट फ्यूनिक्स के साथ सेम लाइन पे भी है। अब एंथियसिस एंड मिरर ये दोनों वर्ड सुन के जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब फ्यूनिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उसके ये दोनों वर्ड कहने का रीजन क्या था। फ्यूनिक्स एक ऐसा बीइंग है जो लाइफ को बर्न करता है एंड फायर के थ्रू बॉर्न होता है, बट ये जो ब्रेसलेट है ये लाइफ को डेथ के अंदर से लेके आता है, एज सच ये डेथ को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लाइफ एंड डेथ दोनों ही अलग प्रोस्पेक्टिव है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही तो सेम ही चीज है ना। कोई ह्यूमन बीइंग अगर इस वर्ल्ड पे आता है तो उसे एट द एंड ऑफ द डे मरना भी पड़ेगा, तो ये एक साइकिल की तरह है। अब यहाँ पे जनवो भी थोड़ा बहुत समझ पाता है फ्यूनिक्स की बातों को, बिकॉज फ्यूनिक्स भी एक ऐसा क्रिएचर है जो सिर्फ और सिर्फ उसके डेथ के बाद ही फिर से रिबॉर्न हो सकता है। वैसे ही जनवो के हाथ में जो आइटम है इसके थ्रू वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स के सोल को फिर से इस वर्ल्ड पे वापस लेके आ सकता है। एज सच वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को रीइंकार्नेट कर रहा है। इसे हम लोग एक तरीके से रिजरेक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे फ्यूनिक्स जनवो के शील्ड को भी नोटिस कर पाता है, जो एथेना शील्ड था। अब फ्यूनिक्स यहाँ पे कहता है कि उस शील्ड से तो उसे डिवाइन पावर महसूस हो रहा है। अभी जनवो को पूछ लेती क्या इस शील्ड के अंदर गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग है, मतलब एथेना का ब्लेसिंग। अब इस शील्ड के अंदर बहुत सारे एबिलिटीज था। जनवो भी इन सबको देखने लगता है। जनवो भी यहाँ पे सोचता है कि ये गॉडली आर्टिफैक्ट है, इसी वजह से वो इस चीज को हासिल करने के बाद उसके पास एक टाइप का चीट आ चुका है, बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन। एजेंट्स के पास बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स है। ये डार्क स्पेल्स
से जनवू को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन भी दे सकता है एंड इसके अंदर एक पेट्रिफिकेशन कर्स है जिसके थ्रू वो वाइड रेंज पे एनिमीज को वो कर्स को अप्लाई कर सकता है। बट ये इस शील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी एबिलिटी है इस शील्ड के पास जो है क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटी। ये शील्ड एलाइज को बफ देता है एंड एनिमीज को डीबफ कर देता है। बट नॉर्मली इस तरीके का स्किल्स लॉर्ड क्लास का जितने सारे वॉरियर्स हैं उनके पास ही रहता है। बट जो लॉर्ड होते हैं उनके पास भी लिमिटेशन होता है इस स्किल को यूज करने का। बट यहाँ पे एजेंट्स को यूज करने के बाद वो लिमिटेशन भी जनवू पार कर सकता है। इसका मतलब यही है कि एजेंट्स किसी को भी बफ दे सकता है एंड यहाँ पे जनवू के पास एक अनडेड आर्मी है जिसको वो इस शील्ड के थ्रू बफ कर सकता है, उन लोगों का स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है। अब ये जनवू के उम्मीद से भी बहुत बढ़िया था बिकॉज अभी जनवू को उतना ज्यादा फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि वॉर के टाइम पे उसके ऊपर कोई अगर फिजिकल अटैक करता है या फिर कोई नाइफ थ्रो करता है तो इन सब कुछ से वो ये शील्ड जनवू को प्रोटेक्ट कर लेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड भी है। वो देख पाता है कि उसके जितने सारे अनडेड आर्मीज थे वो शील्ड की तरफ देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे। इसकी वजह से उसके फैमिलियर्स के साथ उसका बॉन्डिंग जो था वो घट जाता है। अब ये देखे जनवू समझ पाता है कि वो लोग ये सब क्यों हो रहा है। बट यहाँ पे वो फिर खुद के ब्रेसलेट से निकला हुआ डार्क ऑरा को देख के इसके ऊपर ये एजेंट सेल को टच करता है। वो देख पाता है कि ये डार्क ऑरा अचानक से गायब हो गया है कहीं पे। ये जो एजेंट्स है एंड उसके साथ साथ ये ब्लैक ब्रेसलेट दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक के पास डिवाइन पावर है तो एक के पास डार्कनेस। अगर यही केस है तो जनवू यहाँ पे थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट करता है खुद के डिवाइन एंड डेविल सॉर्ड के साथ। ये सॉर्ड के पास डिवाइन एंड डिमोनिक दोनों ही एट्रीब्यूट्स है। इसी वजह से वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सॉर्ड किस चीज को चूज करता है, उसके ब्रेसलेट को या फिर डिवाइन शील्ड एजियस को। वेडजेट भी यहाँ पे एजियस का डिवाइन पावर को चूज करता है। बट यहाँ पे इस सॉर्ड के ऊपर जो कर्स था वो बहुत ज्यादा इंटेंस था। इस वजह से एजियस पूरी तरीके से इसको प्यूरिफाई नहीं कर पाता। इसके लिए और भी ज्यादा डिवाइन पावर की जरूरत है जनवू को। ये एक्सपेरिमेंट करके जनवू भी बहुत सारे नॉलेज को गैदर कर पाता है एंड वो भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पे फियोनिक्स भी कहता है सो जो एजियस था वो इस ब्लैक ब्रेसलेट को रिजेक्ट किया है बट यहाँ पे कर्स सॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब उसके पास जितने सारे वेपन्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जनवू के पास अभी एक ओमनी आइटम एंड उसके साथ साथ एक होली आइटम दोनों ही है। फियोनिक्स जितने दूर तक जानता था यहाँ पे टावर में इस जैसा आइटम्स को ऐसे रिवॉर्ड की तरह देना कॉमन नहीं था। बट यहाँ पे जनवू के पास दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आइटम्स है। सो यहाँ पे फियोनिक्स जनवू को सजेस्ट करता है कि उसे शायद से अभी ये पता करना चाहिए कि टावर ने उसे ये दोनों चीजों को क्यों ऐसे रिवॉर्ड की तरह दिया है। अब जनवू भी यहाँ पे थैंक यू कहता है फियोनिक्स के हेल्प के लिए। बट तभी यहाँ पे फियोनिक्स जनवू के पास से एक फेवर मांगता है। फियोनिक्स का जो 3 चिल्ड्रंस था वो तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से हैच हो गए इंक्लूडिंग जो यंगेस्ट था वो भी। अब ये सुनकर तो जनवू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पे फियोनिक्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब यहाँ पे फियोनिक्स को भी बहुत ज्यादा खुशी था। वो यहाँ पे जनवू के लिए ग्रेटिट्यूड था। बट यहाँ पे वो जनवू से एक और फेवर मांगता है। वो खुद के यंगेस्ट बेबी को जिसको जनवू ने बचा था उसका नाम जनवू को सिलेक्ट करने के लिए कहता है। फिर हम लोग देख पाते कि वहाँ पे वो फियोनिक्स का यंगेस्ट बेबी इधर उधर दौड़ रहा था बहुत ही ज्यादा खुशी से। जनवू भी उसे बहुत ज्यादा संभाल के पकड़ता है खुद के हाथों में। जनवू का इस तरीके का बिहेवियर देख के फियोनिक्स भी बहुत ज्यादा खुश था। वो जनवू को कहता है कि उस टाइप के पर्सन के अंदर भी इस तरीके का फ्लस्टर या फिर केयरिंग है। जनवू फिर फियोनिक्स के उस छोटे से बच्चे को थोड़ा बहुत पेट करता है। तो फियोनिक्स यहाँ पे जनवू को कहता है उसके इस बेबी को नाम देने के लिए। एंड यहाँ पे जनवू के सिस्टम में एक क्विज टाइप का आ जाता है। तभी जनवू थोड़ा बहुत सोचने के बाद इस फियोनिक्स बेबी का नाम चिड़पी रखता है। अब इस जैसा नाम सुन के तो पहले फियोनिक्स का आगे बुझ गया था। बट जनवू जब फियोनिक्स को पूछता है कि क्या उसे ये नाम अच्छा नहीं लगा तभी फियोनिक्स कहता है कि नहीं ठीक है, उसने जैसा नाम दिया है वो बहुत अच्छा है। बट हम लोग साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे फियोनिक्स भी बहुत ज्यादा हेजिटेट था इस नाम को लेके। तभी जनवू खुद के सिस्टम में ये ऑप्शन को क्लिक करता है एंड इस बेबी का नाम हो जाता है चिड़पी। चिड़पी के साथ यहाँ पे जनवू का जो बॉन्डिंग था वो भी गहरा हो जाता है इस वजह से। एंड हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे जो जनवू का ड्रैगन एसेंस था उसका भी प्रोफिशिएंसी 99.5% हो जाता है। जनवू भी खुद के अंदर वो पावर को महसूस कर पाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही उसका प्रोफिशिएंसी बचा हुआ था जिसे उसे कंप्लीट करना था। वो भी यहाँ पे सोचने लगता है कि ऐसे बहुत ही जल्दी उसका ये बॉडी अवेकन होने वाला है। अब यहाँ पे जनवू थोड़ा सा बाहर जाके खुद के शील्ड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो इस शील्ड को कैसे यूज करे। तभी वो खुद के मैजिक को यूज करते हुए इस शील्ड को साइकोनेसिस के थ्रू ऊपर उठाता है। अब जनवू तो यहाँ पे पहले सोच रहा था ये साइकोनेसिस स्किल बहुत ज्यादा हार्ड है। बट इसे यूज करने के बाद वो समझ पाए कि ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है उसके लिए। तभी वो इस शील्ड को बहुत सारे पीसेस में डिवाइड करता है एंड एक साथ उन सारे पीसेस को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। बट जब वो इस चीज को ट्राई करता है तभी वो शील्ड वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। एंड हम लोग देखते हैं कि उस शील्ड का जितने सारे पीसेस था वो अलग अलग एरिया पे जाके गिर गया है। अब जनवू का भी दिमाग में एक टाइप का शॉक लगा था बिकॉज यहाँ पे वो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहा था एक ही साथ। यहाँ पे वो अगर अलग अलग करके ये सारी चीजों को कंट्रोल करे एक एक से तो उसे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे वो अगर एक साथ इन सारे शील्ड को कंट्रोल करने का कोशिश करे तो उसका दिमाग उसे सहन नहीं पाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे अगर इजी एग्जाम्पल की तरह ले तो ऐसा है कि अगर हम खुद के राइट हैंड से एक सर्कल बनाए एंड लेफ्ट हैंड से एक स्क्वायर बनाने का कोशिश करें तभी एक एक करके अगर हम लोग दोनों पिक्चर्स को बनाए तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बट एक ही साथ अगर हम लोग दोनों हाथों से वो ड्राइंग को तैयार करने का कोशिश करें तो कोई भी ड्राइंग सही तरीके से तैयार नहीं होगा बिकॉज हमारा माइंड इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता दोनों अलग अलग वर्ड
सबके ऊपर एक ही टाइम पे। तभी जनवू यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राई करता है एक शील्ड को साइकिक पावर से उठाने का, एंड वो बहुत ही आसानी से कर भी लेता है। बट जब वो दूसरे शील्ड को एक ही साथ उठाने का कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे अगर जनवू को 9 शील्ड्स को एक साथ यूज करना है तो उसे खुद के कॉन्शियसनेस को डिवाइड करना पड़ेगा इस शील्ड की तरफ। तब वो खुद के हर एक फेमिलियर्स को यहाँ पे बुला के उन सबको ऑर्डर करता है कि वो लोग अभी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करेंगे। अभी जनवू थोड़ा सा 11th फ्लोर का एक पॉइंट पे जाके हार आता, वो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेता है बिकॉज बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहा था इसी वजह से। अब वो खुद के हर एक इक्विपमेंट्स एंड कपड़ों को पॉइंट के पास में ही रख देता है, एंड यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रिलैक्स में नहा रहा था। वो खुद के स्टैट्स को भी यहाँ पे देखता है, देख पाते उसका स्टैट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जनवू का जो हाइट एंड सेंस था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है बिकॉज बहुत दिनों से वो खुद के जो एजियस शील्ड है उसको प्रैक्टिस कर रहा था, एंड इस एजियस शील्ड का 2 अलग अलग हिस्सों को एक साथ प्रैक्टिस करने की वजह से उसका जो हाइट एंड स्किल का प्रेसिसियंसी है वो भी बढ़ चुका है। अब 11th फ्लोर पे जनवू के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है जब तक उसका ये जो ब्रेड बीस्ट है वो हैच ना हो जाए। तो इसी वजह से इस टाइम तक जनवू का मेन टास्क होने वाला है खुद के स्किल्स को इंप्रूव करना एंड खुद के स्ट्रेंथ को भी। इसी वजह से वो एजियस को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। बट यही अगर सिनेरियो है तो वो दोनों कहाँ पे? अभी जनवू यहाँ पे लीडर बोर्ड्स को देख पाता है, एंड यहाँ पे वो जान पाता है कि एडोरा अभी फर्स्ट रैंकिंग प्लेयर है, मतलब वो लोगों ने बिगिनर स्टेज को तो कंप्लीट कर लिया है। सो अभी तक वो लोगों ने जनवू के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? शायद से उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, हो सकता है कि वो लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम में अभी फंस चुके हैं। अब जनवू उतना ज्यादा वॉरिड भी नहीं है उन दोनों को लेकर बिकॉज उन दोनों का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि कोई भी प्लेयर्स या फिर मॉन्स्टर्स एटलीस्ट 11th फ्लोर में उन लोगों को हार्म नहीं पहुंचा सकते। बट यहाँ पे जनवू चाहता है कि वो दोनों उसके साथ जल्दी से जल्दी मिल ले बिकॉज उसका स्पिरिट बीस्ट बहुत जल्दी ही हैच हो जाएगा। एंड ये एटीट्यूड देख के हम समझ पाते कि यहाँ पे जनवू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। इतने दिन वो टावर पे गुजर रहा है उतना ही उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है इस टावर को लेके। पांथे एंड एडोरा दोनों ही 11th फ्लोर पे आ ही नहीं थे। लगभग 5 दिन गुजर जाता है ऐसे करके। जनवू खुद के एजीएस के थ्रू बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था जिसकी वजह से आज जनवू एजीएस के 3 लेयर को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अब इन सारे प्रैक्टिस की वजह से जनवू के जो स्पिरिट फैमिलियर्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये इवन दो ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस ही था बट फिर भी जनवू के साथ इन लोगों का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उसके साथ साथ अभी ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि ये लोग खुद का सोच खुद में रखते हैं। तो यहाँ पे जनवू को सारे का सारा काम करने के लिए डिटेल्ड ऑर्डर नहीं देना पड़ता। जनवू का काम अभी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब ये देख के जनवू भी सोचता है कि शायद से वो अभी एक्चुअल फाइट इन सारे फैमिलीज को लेके कर सकता है। तभी यहाँ पे जनवू के माइंड में फिर से फियोनिक्स कहता है कि क्या वो अभी डिसाइड कर चुका है कि वो इस फ्लोर को लीव करेगा? तभी जनवू कहता है कि हाँ, बिकॉज उसे अभी बहुत सारे प्रिपरेशंस लेना है। अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है जनवू फ्लेम ऑफ लाइफ को बनाने वाला जो कंटेनर है उस कंटेनर का मटेरियल्स कलेक्ट कर ले। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू 11th फ्लोर का एल्बाट्रॉस टेरिटोरी में चला गया है। यहाँ पे एक टाइप का मॉन्स्टर मिलता है जिसके थ्रू उसे उस कंटेनर तैयार करने वाला मटेरियल भी मिल जाएगा। ये एक फ्लाइंग टाइप बीस्ट है, इसका नाम है एल्बाट्रॉस। बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट है ये। इस बीस्ट को मारने के लिए जनवू के स्पिरिट फैमिलियर्स को बाहर निकाल लेता है। अब उसके स्पिरिट फैमिलियर्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा आसानी से इस मॉन्स्टर को मार भी देता है जिसकी वजह से उसे वो मटेरियल भी कलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे इस मॉन्स्टर का जो सोल था उसे भी जनवू कलेक्ट कर लिया था बिकॉज वो इसके थ्रू एक और स्पिरिट फैमिलियर तैयार कर सकता है जो फायर गॉड वॉल्कैन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर होगा। बट अभी के लिए वो डायरेक्टली इस स्पिरिट को खुद के फैमिलियर में कन्वर्ट नहीं कर सकता बिकॉज उसने अभी अभी इस मॉन्स्टर को मारा है जिसकी वजह से इसके स्पिरिट में तो ग्रज तो होगा जनवू के लिए। तो बाद वाले टाइम पे वो एल्बाट्रॉस को खुद के स्पिरिट फैमिलियर आर्मी में ज्वाइन करवा लेगा। अब यहाँ पे जनवू खुद के स्पिरिट फैमिलियर्स को इतना बढ़िया काम करने की वजह से कुछ बिट्स देता है। अब ये बिट्स को जनवू उन सारे सोर्स से कलेक्ट करके तैयार करता है जो वो अभी के लिए मार रहा है। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके के स्पिरिट बिट्स को जनवू को और भी ज्यादा तैयार करना पड़ेगा बिकॉज इस स्पिरिट बिट के थ्रू उसके जो स्पिरिट फैमिलियर्स है वो बहुत ही आसानी से लेवल अप हो रहे हैं। तो जनवू के लिए ये हंट बहुत ज्यादा इजी था बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ खुद के स्पिरिट फैमिलियर्स को ऑर्डर दे रहा था एंड उस ऑर्डर के थ्रू उसका स्पिरिट फैमिलियर्स इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। यहाँ पे जनवू के लिए जो काम था वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है बिकॉज उसे सिर्फ बैठ के ऑर्डर देना पड़ेगा एंड उसका लेवल अपने आप अप होता रहेगा। अभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे 3 मटेरियल के अंदर एक मटेरियल जनवू ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। अब ये दूसरे मटेरियल शैडो स्नेक्स एप्पल को कलेक्ट करने के लिए उस एरिया पे जा रहा है। वो खुद के हर एक स्पिरिट बीस्ट को ऑर्डर करता है उसे फॉलो करने के लिए। तभी थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक नया ग्रुप दिखाया जाता है। अब इस ग्रुप का नाम था टीम ट्रिनिटी। यहाँ पे 3 मेंबर्स थे जिनके अंदर एक एल्फ मेज लड़की भी थी। यहाँ पे जो 2 लड़के थे वो तो बहुत ज्यादा थक गए थे बिकॉज उनके लिए इस डंजन के इतने ज्यादा अंदर तक आने में ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना पड़ा था। एंड यहाँ पे एक टाइप का मायजमा टाइप का होता है जो शैडो स्नेक्स के अंदर से निकलता है एंड ये जो मायजमा है एक टाइप का पॉइजन
पॉइजन है, जिस वजह से कोई भी प्लेयर का जो स्टैट्स है वो डाउन हो जाता है, वो डीबफ हो जाता है। इसी वजह से उन लोगों को थकान फील होता है एंड ज्यादा ये पॉइजन को इनटेक करने की वजह से उस प्लेयर का मौत भी हो सकता है। अब ये टीम खुद के पास बहुत सारे एंटीडोट्स तो ले आया था, बट 5 से 6 दिनों तक इस डंजन के अंदर इधर उधर भटकने के बाद उनका लगभग हर एक रिसोर्सेज खत्म हो चुका है। अब वो एल्फ लड़की भी यहाँ पे कहती है कि उनका जो लीडर थे उन लोगों ने कहा था इस डंजन के थोड़ा बहुत और अंदर जाने के बाद ही उनको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो सुन के वो दोनों लड़के भी यहाँ पे एग्री हो जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा जल्दी इस डंजन को एंड करना चाहते हैं। थके रहने के बावजूद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। उन लोगों का जो एंटीडोट स्टॉक्स था वो भी एंड होने की वजह से उन लोगों का बॉडी के ऊपर वो मायास्मा थोड़ा बहुत असर करने लगता है, इस वजह से उन लोगों का थकान भी बढ़ जाता है। बट तभी यहाँ पे उन लोगों का जो लीडर था वो कहता है कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब शैडो स्नेक्स एप्पल, वो रिवॉर्ड इतने सारे मेहनत के लिए वर्थ इट है। अगर वो एक भी एप्पल को इस डंजन से लेके आ पाए तो वो लोग उस एक एप्पल से ही खुद के बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको कंज्यूम करके। इसी वजह से वो लोग खुद के हिम्मत को जुटा के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग एक गेट के सामने आके पहुंचते हैं। वो लोग समझ पाते हैं कि यही है इस डंजन का एंड। इस गेट को खोलने के बाद ही उनके साथ शैडो स्नेक का फाइट होगा एंड उसको हराने के बाद वो लोग शैडो स्नेक एप्पल को भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सोचते ही वो तीनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट उनका लीडर कहता है उनके गार्ड्स को हाई करने के लिए एंड उसके साथ साथ प्रिपेयर रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो खतरनाक है। तभी वो लीडर उस दरवाजे को खोलता है, बट अंदर में जाते ही वो देख पाता है कि एक भी पेड़ पे एक भी एप्पल नहीं है, उसके साथ साथ ना ही कोई मॉन्स्टर है। ये पूरा का पूरा डंजन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जो देख के तो वो प्लेयर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये सारे के सारे एप्पल्स को तो जनवो ने कलेक्ट कर लिया था। वो खुद के स्पिरिट फैमिलियर्स के थ्रू बहुत ही आसानी से इन सारे एप्पल्स को कलेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे इन सारे एप्पल्स को कलेक्ट करते करते जनवो को बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिलता है। अभी हमें 11th फ्लोर के अंदर एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम है बरैक। अब इस सिटी को भी जनवो थोड़ा सा घूम फिर के देख रहा था। अभी वो आसपास के बाकी सारे प्लेयर्स के पास से सुन पाता है यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेयर है जो फ्लोर का जितने सारे हिडन पीसेस एंड रिसोर्सेस है वो सब कुछ को लूट ले रहा है। इन वजह से उन सारे प्लेयर्स का जो फेल था वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई मटेरियल ही नहीं है उनके पास इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे वो प्लेयर्स ये भी कहते हैं कि वो सारे के सारे प्लेस एकदम क्लीन हो चुका है, ना ही वहाँ पे कोई रिसोर्स है ना ही कुछ बचा हुआ है। वो प्लेयर यहाँ पे सब कुछ लूट ले रहा है। ऑफकोर्स इन सारे फ्लोर्स में जो रिसोर्स है वो टाइम टू टाइम फिर से आ जाता है वहाँ पे, बट रिसोर्सेज को फिर से रीअपियर होने में भी टाइम लगता है। उन लोगों को खुद का ये जो ट्रेल है इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, बट ऐसा ही अगर चलता रहा तो खुद के लाइफ में भी ये ट्रेल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब जनवो भी यहाँ पे खुद के मन में सोचता है कि हाँ वो जो काम कर रहा है वो बुरा तो है, इन सारे प्लेयर्स का भी हक है उन सारे मटेरियल्स के ऊपर, बट जनवो को वो स्टोरिंग पॉट तैयार करने के लिए उन सारे मटेरियल्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। जनवो इन सारे मटेरियल्स को वैसे भी नॉर्मली भी कलेक्ट कर सकता है, बट वो यहाँ पे क्वेस्ट के थ्रू ही उन सबको कलेक्ट करना चाहता है। अभी जनवो खुद के दिमाग में सोचता है कि ये जो बरैक सिटी ये तो 11th फ्लोर का लार्जेस्ट सिटी है। बरैक को नॉर्मली लोग एक पीसफुल एंड वाइब्रेंट सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा हेवी है ये सारे सिर्फ और सिर्फ जनवो की वजह से ही नहीं है। यहाँ पे जनवो भी सोच रहा है कि इस सिटी में असलियत पे हुआ क्या है। तभी जनवो को एक आवाज सुनाई देता है। यहाँ पे एक आदमी बाकी सारे लोगों को उसके रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। अब ये जो आदमी था ये बेहमुद क्लैन का मेंबर था। अब ये क्लैन भी थोड़ा सा हाई रैंकिंग फ्लोर्स में ही ट्रेवल करता है, सो इतना ज्यादा बॉटम फ्लोर पे या फिर लोअर रैंक फ्लोर पे क्लैन क्यों आया है ये भी जनवो को अभी तक नहीं पता है। अब बिहीमत इज ए सब क्लैन जो असुरा क्लैन का ही अंडर में आता है। अगर यहाँ पे बिहीमत क्लैन इस तरीके का काम कर रहा है शायद से असुरा क्लैन के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है एंड यहाँ पे जनवो को पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जनवो एक बार के पास आता है एंड यहाँ पे जनवो को बहुत सारे काम खुद का कंप्लीट करना है। अब इस बार के अंदर घुस के जनवो समझ पाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मर्सिनरी सोल्जर्स हंटर्स बहुत कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो एरिया थोड़ा सा तो खतरनाक है। तभी जनवो इस बार का बारटेंडर के पास चला जाता है एंड वहाँ पे उसके पास कुछ कॉइन्स को फेंक के कहता है कि उसे कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करना है। अब वो बारटेंडर भी यहाँ पे जनवो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बैठने के लिए कहता है एंड उसे कहता है कि उसे कौन सा मटेरियल्स चाहिए एंड यहाँ पे जनवो को स्काईबॉक्स विंग्स चाहिए एंड यहाँ पे बारटेंडर के पास जितने सारे स्काईबॉक्स विंग्स है वो सब कुछ वो जनवो को दे दे। अब बारटेंडर के पास वो मटेरियल रहता था हमेशा ही। अब ये जो मटेरियल है ये असलियत पे 31st फ्लोर पे मिलता है। अभी यहाँ पे बारटेंडर भी कहता है कि हाँ उसे पता है एंड ये जो विंग्स है ये बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है, इसी वजह से जनवो जितना ज्यादा पैसा देगा उसे उतना ही ज्यादा विंग्स मिलेगा एंड यहाँ पे साथ से जनवो ने जितने सारे पैसे दिया है वो पैसे इनफ रहेगा बहुत सारे विंग्स को खरीदने के लिए। तभी बारटेंडर भी यहाँ पे जनवो को वो विंग्स दे देता है। तभी यहाँ पे जनवो बारटेंडर को एक और सवाल पूछ लेता है। इस सवाल के जवाब के बदले जनवो फिर से बारटेंडर को और भी हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी देता है। ये देख के तो बारटेंडर भी कहता है कि जनवो एक बहुत ज्यादा जेनरस पर्सन है, सो यहाँ पे उसे क्या चीज जानना है। तभी जनवो यहाँ पे बारटेंडर को पूछ लेता है कि यहाँ पे जो 11th फ्लोर है ये तो नॉर्मली पीसफुल फ्लोर रहता है, बट यहाँ पे अचानक से बिहीमत क्लैन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ है टावर पे जिस वजह से इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो बारटेंडर भी जनवो को पूछ लेता है क्या वो फर्स्ट टाइम इस फ्लोर पे आ रहा है। तभी यहाँ पे जनवो भी कहता है कि हाँ, बट यहाँ पे वो इस बिग सिटी से थोड़ा सा दूर में आउटस्कर्ट्स में रह रहा था। अब यहाँ पे बारटेंडर भी जनवो का सिचुएशन समझ पाता है। तभी बारटेंडर यहाँ पे जनवो को पूछ रहे थे क्या उसे पता है कि अभी
कि टावर पे असुरा सॉर्ड क्लैन एंड रेड ड्रैगन क्लैन के बीच में एक वॉर होने वाला है। अब ये सुन के तो जनवो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो खुद के बॉडी से कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसका जो डार्क ऑरा था वो बाहर निकलने लगता है, जो बाकी सारे लोग भी महसूस कर पाते हैं। वो टाइम रहते खुद के इस डार्क ऑरा को फिर से कंट्रोल में ले लेता है एंड खुद की दिमाग में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो चुका है। तभी जनवो फिर से बारटेंडर को कहता है कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए। तभी वो बारटेंडर भी कहता है कि यहाँ पे 11th फ्लोर में ही एक एरिया पे बाहाल एंड लियोंटे के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर टाइप का हुआ था एंड इस वॉर की वजह से लियोंटे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था एंड लियोंटे के साथ जितने सारे लोग थे वो सबके सब मारे गए थे। लियोंटे खुद के जान को बचाते हुए उस एरिया से भाग गया था। बाहाल यहाँ पे लियोंटे के ऊपर बहुत सारे बाउंड्रीज भी दे दिया था, इससे बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो लियोंटे को बाहाल के पास लेके आ पाए। अब इतना बड़ा एक क्लैश की वजह से यहाँ पे दोनों ही क्लैंस अभी वॉर पे जाने वाले हैं, बिकॉज लियोंटे एंड बाहाल दोनों ही खुद के रिस्पेक्टिव क्लैंस के बहुत हायर अप्स मेंबर्स हैं एंड इन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट होना मतलब यहाँ पे जो मेन क्लैन है मतलब असुरा एंड रेड ड्रैगन क्लैन दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है एंड वो दोनों ही अभी एक दूसरे के साथ एक वॉर करने के लिए प्रिपेयर्ड है। अब जनवो भी यहाँ पे समझ पाता है कि क्यों ये वॉर अभी स्टार्ट होने वाला है। तभी यहाँ पे बारटेंडर भी कहता है कि ये जो वॉर होने वाला है ये शायद से 11th फ्लोर पे ही होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। वैसे और भी बहुत सारे रीजन है बट यही एक मेन रीजन है जिस वजह से ये क्लैंस यहाँ पे ये वॉर को करना चाहते हैं। अब जनवो भी सोचता है कि हाँ इस फ्लोर पे बहुत सारे रिसोर्स तो है, बिकॉज इन सारे रिसोर्स के थ्रू कोई भी प्लेयर्स खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है एंड इन सारे रिसोर्स के ऊपर जिसका कंट्रोल रहेगा वही खुद के पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बट यहाँ पे हम लोग तो जानते हैं कि इस फ्लोर का जितने सारे रिसोर्सेस है वो सब तो जनवो ले रहा है। यहाँ पे जनवो भी समझ पाता है कि इसी वजह से सारे के सारे प्लेयर्स के ऊपर इतना ज्यादा ग्रज लेके बैठे हुए हैं। अब उसका बात बारटेंडर के साथ खत्म होने के बाद वो बारटेंडर को ऐसे रिवॉर्ड की तरह एक और मनी का बैग देता है। अब जनवो तो खुद के दिमाग में सोच रहा था कि अभी उसे इस एरिया से निकल जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वो अगर ज्यादा देर तक स्टे करेगा तो उसका जो राज है वो सब कुछ लोगों के सामने रिवील हो सकता है, जिस वजह से ये लोग उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तभी उस बारटेंडर के पास एक और आदमी आके बैठता है एंड वो यहाँ पे उस बारटेंडर को पूछ लेता है कि ये आदमी है कौन, बिकॉज इसके पास जो डार्क ऑरा है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। तभी बारटेंडर यहाँ पे उस आदमी को ऑर्डर करता है जनवो को फॉलो करने के लिए, बिकॉज वो लोग अगर जनवो को फॉलो करेंगे तो शायद से उन्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है। तभी वो आदमी यहाँ पे कहता है कि क्या पागल हो चुका है, वो लोग क्या यहाँ पे मरना चाहते हैं, बिकॉज उस आदमी के पास जो ऑरा था उस ऑरा से ही वो लोग कमजोर फील करने लगे हैं एंड यहाँ पे अगर उस आदमी को पता चल गया कि वो लोग यहाँ पे उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो तो वहाँ पे सबके सबको जान से मार देगा। बारटेंडर भी कहता है कि उसे ये सब कुछ पता है एंड इसीलिए ही वो सबको ऑर्डर किया उसे फॉलो करने के लिए। तभी वो बारटेंडर को पूछ लेता है कि ये आदमी उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बारटेंडर भी कहता है कि क्या वो उस आदमी को ठीक तरीके से नहीं देखा है, उसके आउटफिट एंड बाकी सारी चीजों को। वो जो आदमी था वो था हॉर्डर। अभी सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जनवो को जो अभी खुद के लोकेशन पे जा रहा था। नाइट टाइम होने की वजह से जनवो के लिए अभी आसान था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तभी जनवो जाते जाते नोटिस कर पाता है कि उसे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। तभी जनवो उस आदमी को कहता है यहाँ पे छुपने से कोई फायदा नहीं होगा। जनवो ऑलरेडी जानता है कि वो बहुत देर से उसे फॉलो कर रहा है, सो इसी वजह से वो अभी बाहर निकला है। तभी हम लोग देख पाते कि वो वही बाढ़ वाला आदमी था। तभी वो जनवो को पूछ रहे थे क्या वो हॉर्डर है सच में। जनवो भी पूछ लेता है कि उनको अभी जनवो के पास से क्या चाहिए। तभी वो आदमी भी कहता है कि यहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को जानना चाहते हैं जनवो के पास से। तभी वो आदमी यहाँ पे डिस्क्राइब करने लगता है कि 11th फ्लोर का जो सिचुएशन है वो अभी बहुत ज्यादा केओटिक है एंड यहाँ पे दो बड़े बड़े क्लैंस के बीच में अभी एक वॉर स्टार्ट होने वाला है। सो इसी वजह से उनको बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है, बट इस तरीके से जनवो फ्लोर के बाकी सारे रिसोर्स को कलेक्ट कर रहा है, इस वजह से इस फ्लोर के बाकी जितने सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं एंड यहाँ पे शायद से ऐसे कंपनसेशन के थ्रू जनवो को वो सारे रिसोर्स को वापस दे देना चाहिए। तभी हम लोग देख पाते कि सब के सब यहाँ पे जनवो को घेर लेते हैं। अब जनवो तो खुद के ही दिमाग में सोचता है कि यहाँ पे वो कौन से भी फ्लोर पे चला जाए, बट ये लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी है, ये लोग हमेशा उन चीजों के ऊपर नजर बैठाए रखे हैं जो उनका है ही नहीं। तभी जनवो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों को कह देता है कि वो लोग अगर यहाँ पे जनवो के साथ लड़ना ही चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये फाइट स्टार्ट कर दे एंड इस तरीके का एक्सक्यूज देना बंद कर दे। अब जनवो तो उन लोगों को डायरेक्टली वार्न कर देता है अगर वो इसी तरीके से डायरेक्टली जनवो के साथ फाइट लेना चाहता है तो वो खुद के मूव को जल्दी जल्दी कर ले, बिकॉज वो लोग जिस तरीके का एक्सक्यूज कर रहे हैं उससे जनवो का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये सुन के तो वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे जनवो को गुस्से में कह देता है कि शायद से जनवो यहाँ पे ये सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है, उसने जितने सारे लोगों को मुसीबत में डाला है उन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके उसका कंपनसेशन तो जनवो को देना पड़ेगा। जनवो भी कह देता है कि अगर वो लोग कंपनसेशन चाहते हैं तो जनवो को उन लोगों को बीट करना पड़ेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी वहीं पे अचानक से मर जाता है। ये देख के तो बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं उस आदमी के पीछे रोल आ गया था, वो उस आदमी को बहुत ही ज्यादा इजीली मार देता है। ये देख के तो बाकी सारे लोग यहाँ पे भागने लगते हैं। उस आदमी का सबऑर्डिनेट यहाँ पे बाकी सबको ऑर्डर देता है इस एरिया से रिट्रीट करने के लिए, बट उनके लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था। वो आदमी भी यहाँ पे देख पाता है कि हर एक लोगों के पीछे एक कोस्ट टाइप का फिगर है जो उन सबको मार रहा है। देखते देखते वो पूरा का पूरा टीम वहाँ पे मारा जाता है। अभी हम लोग एक और ग्रुप को देखते हैं जो वहाँ पे दौड़ रहा था। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे ये सब कुछ देख के। वो लोग बहुत ज्यादा स्पीड से इन सारे स्पिरिट से बचने का तो कोशिश करते हैं, बट ये स्पिरिट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये खुद के स्पीड को बढ़ा के इन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जनवो भी खुद
के स्पीड को यूज करते हुए वहाँ पे एक एक करके हर एक लोगों को मार रहा था। वो भी इस बैटल पे ज्वाइन हो जाता है खुद के फेमिलियर्स को हेल्प करने के लिए। अभी एक आदमी यहाँ पे जनवू को डरते डरते कहने लगता है कि क्या उसे पता भी है कि वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब उसको पता भी है कि उनके बैक में कौन सा क्लैन सपोर्ट कर रहा है। पर जनवू को तो ये सारे बातों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके अंदर अगर कोई बचा ही नहीं रहेगा तो उस क्लैन को कौन जाके इन्फॉर्म करेगा। तो सबके सबको कह देता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए वो सब मारे जाएंगे यहीं पे। अब यहाँ पे एक और ग्रुप था तो बाहर पे उस पहले वाले ग्रुप का वेट कर रहा था। वो लोग यहाँ पे ये सब कुछ को नोटिस कर रहे थे। ये सारे आवाजों को सुन के वो लोग समझ पाते कि उनका जो दूसरा ग्रुप है उन लोगों ने जनवू के साथ फाइट करना शायद से स्टार्ट कर दिया है। अब ये लोग भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगते हैं कि जो पहला वाला ग्रुप था वो बीहमत क्लैन के मेंबर्स थे एंड उस क्लैन के टॉप टियर एक्सपर्ट्स भी। अब दूसरा जो आदमी था वो तो सोचने लगता है कि ये हॉर्डर क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बीहमत क्लैन को अकेले ही डिफीट कर सकता है। क्या यहाँ पे हॉर्डर असुरा सॉर्ट क्लैन को खुद का एनिमी बनाना चाहता है? क्या उसे कुछ भी इसे डर नहीं लगता? तभी वहाँ पे एक और पर्सन कहता है कि हॉर्डर तो सिर्फ एक ही पर्सन है, उन लोगों के पास बहुत सारे सोल्जर्स है तो वो लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे हॉर्डर को कैप्चर कर सकते हैं। उनके लिए ये काम करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तभी वो आदमी यहाँ पे एक प्लान बताता है कि हॉर्डर को एक तरफ से आ करके अगर वो सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में जाके हर एक साइड से हॉर्डर के ऊपर एक साथ अटैक करे तो शायद से वो उसे मार सकते हैं। अब इस प्लान में एग्री होके सारे के सारे लोग ग्रुप से बढ़ जाते हैं, हर एक साइड से जनवू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पे चल ही रहे थे तभी वो लोग एक ब्लैक कलर के मिस्ट में चले जाते हैं। उनके अंदर एक सोचने लगता है कि ये जो एरिया है इस एरिया में तो कभी भी इस तरीके का डार्क मिस्ट क्रिएट नहीं होता था, आज यहाँ पे ऐसा क्या हो गया। अब वो आदमी खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि ऐसे करके काम नहीं बनेगा, बिकॉज उन लोगों को तो आगे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे वो लोग हंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शायद से बॉर्डर उन लोगों को हंट कर देगा। ऐसे 1 by 1 तो वो लोग ही मारे जाएंगे। पीछे फिर के जब वो लोग देखते हैं तो देख पाते कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदा बचा हुआ था। वो सोचने लगती बाकी सब कहाँ गए। तभी एक और बंदा यहाँ पे इसके कैप्टन को कहता है और आगे ना जाने के लिए, बिकॉज उसे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लोगों को शायद से ये वाला अटैक को फिर से रीथिंक करना चाहिए। तभी उनका कैप्टन भी कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग इस मिशन में बहुत आगे तक आ चुके हैं, यहाँ पे वो लोग अभी पीछे नहीं हट सकते हैं। तभी एक और आदमी यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे घोस्ट यहाँ पे उनको चेस कर रहे हैं। पहले वाले ग्रुप का एक आदमी यहाँ पे बच के आ गया था और उन सबको वार्न कर देता है यहाँ से भाग जाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे घोस्ट उन सब के ऊपर अटैक करके उन सबको मार रहे हैं। अगर वो लोगों को भी खुद का जान बचाना है तो यहाँ से भाग जाए। अब उनमें से एक आदमी तो यहाँ पे उस बंदे का बात समझ नहीं पाता। वो यहाँ पे कह देता है क्या घोस्ट मतलब इस टाइप के मॉन्स्टर, मतलब रैथ एंड बैनशीज। आदमी कहता है ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये उससे भी वर्स्ट हैं। तभी वो डरते हुए वहां से भाग नहीं पाता। उससे पहले एक घोस्ट उन लोगों के पीछे आ जाता है। जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे का आ गया था। का तो यहाँ पे उन सबको मारने लगता है। तो बू भी यहाँ पे के मैजिक को यूज करते उन सब के ऊपर अटैक करता है। उसके लिए इन सारे प्लेयर्स को मारना बहुत बड़ा काम नहीं था। अब यहाँ पे इस तरीके का ब्लैक मिस्ट तैयार करने के बाद जनवू खुद के हर एक सोल्जर्स को एक एक प्लेयर्स के ऊपर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लेयर्स तो मरते हैं, बट जो लोग बच जाते हैं वो लोग बाकी सारे ग्रुप के पास जाके उनको ये सारे बातें बताते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रुप भी यहाँ पे डर जाता है। यहाँ पे केओटिक सिचुएशन तैयार हो जाता है एंड बाद वाला टाइम पे इजीली जनवू के जो सोल्जर्स थे वो सब मिलके उन सारे वॉरियर्स को मार देता है। तभी हम लोग बू को देखते हैं जो खुद के दिमाग में सोच रहा था कि इनके मास्टर का ये जो स्किल है ये एक सिंपल डिबफ इफेक्ट है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो एनिमीज है ये बहुत ज्यादा वीक है एंड इनका जो प्लानिंग है ये बहुत ज्यादा इडियोटिक है एंड इन लोगों का हिम्मत हुआ है कि वो उसके मास्टर को मारने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। बू को जनवू ने ही बचाया था, उस मिजरी से जनवू ने ही बू को बाहर निकाला था। बू यहाँ पे सोचता है कि वो खुद के मास्टर के लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे उसके मास्टर ने उसे एक नाम दिया, इसी वजह से वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड बहुत सारे लोगों को खुद के मास्टर के लिए मारेगा। वो सोचने लगता है कि वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट वो अगर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो किस तरीके का स्पेल्स या फिर चीजें कर पाएगा, क्योंकि जनवू ने भी कहा था कि वो बाद वाले टाइम पे एक लिच पे कन्वर्ट हो सकता है। तो वो अगर एक लिच में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो यहाँ पे खुश होता है बिकॉज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा जनवू के लिए यूजफुल रहेगा, वो खुद के मास्टर के लिए उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला पाएगा। मास्टर्स का एनिमी मतलब जनवू का एनिमी उसका एनिमी है एंड यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिवोटेड था जनवू को सर्व करने के लिए। अब कुछ बचे हुए मेंबर्स यहाँ पे ये सब कुछ देखे तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रुप के अंदर 3 लोग बचे हुए हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को एक पर्सन ने मार दिया, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तभी उसके अंदर ही एक पर्सन उस आदमी को कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ रहा है उनके सामने से। तभी हम लोग देख पाते हैं कि मिस्ट के अंदर से जनवू उनके सामने आ जाता है। उसके डैगर में ब्लड लगा हुआ था, मतलब उसने सबको मार दिया था। तभी उन तीनों को पूछ लेता है कि उनके अंदर कोई क्या यहाँ पे बच के रहना चाहता है। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को बचने का मौका देगा। तभी हम लोग देख पाते कि यहाँ पे जनवू के डैगर के एक ही स्विंग से सबको मार देता है को छोड़ के। तभी वो उस आदमी को पूछ रहे थे क्या उसने कहा कि वो सब कुछ करेगा जो उसे ऑर्डर किया जाएगा। तभी वो आदमी यहाँ पे बेग करने लगता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, प्लीज जनवू उसे जान से ना मारे। तभी जनवू उसे कहता है कि उसे शायद से पता होगा जिस बंदे ने उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ ऐसे टिप की तरह उनको दिया है, वो जाके उस बंदे को बता दे कि इस तरीके का हरकत अगर वो लोग फिर से करने का कोशिश करते तो जनवू उनके पूरे के पूरे ग्रुप को वहीं पे मार डालेगा, उसके एग्जिस्टेंस को इस दुनिया से मिटा देगा। ये सब कुछ डिटेल हुए पे वो जाके उस बंदे को बता दे। अब ये बंदा भी सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है। तो जनवू कहता है कि क्या उसे ये काम नहीं पसंद आया, क्या वो जनवू के इस ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा। अभी वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो जाके उस आदमी को
कह देगा जनवू के साथ फिर से ना उलझने के लिए, एंड वो वार्न भी कर देगा सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स को। तभी ये बंदा भी यहाँ से दौड़ दौड़ के भागने लगता है। जनवू यहाँ पे ग्रोल को कहता है उस आदमी को फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पे जनवू का प्लान था कि वो इस आदमी के थ्रू उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा जिसने उसके इन्फॉर्मेशन को लीक किया, एंड उस आदमी को डायरेक्टली जाके मार देगा। ऐसे ही करते करते एक एक करके वो उन सारे के सारे पर्सन को मारता रहेगा जो उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। अब यहाँ पे जनवू ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था इन सब के ऊपर। इसे भी जल्दी से जल्दी स्पॉट को तैयार करना पड़ेगा जिससे वो फ्लेम ऑफ लाइफ को ले पाए फियोनिक्स से। तभी वो आदमी यहाँ पे दौड़ दौड़ के उस बारटेंडर के पास आ जाता है। वो बारटेंडर भी यहाँ पे सोच रहा था कि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है बट अभी तक उन सब का कोई भी खबर उसके पास नहीं आया है, क्या वो लोग अभी ठीक होंगे। अब यहाँ पे अगर उसे उस मास्क पहना हुआ आदमी का फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एंड वो इंश्योर हो जाता है कि वही हॉर्डर है, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन बाकी बड़े बड़े क्लैंस को बेच सकता है जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। इस वॉर टाइप सिचुएशन पे वार्डर का लोकेशन मिलना उन सारे क्लैंस के लिए बहुत बढ़िया होगा। अब यहाँ पे बारटेंडर सोच रहा था कि इवन दो वो लोग सक्सीड होंगे या नहीं होंगे उनके मिशन में, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इस मिशन के थ्रू बारटेंडर ये पता कर पाएगा कि वार्डर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उसके बार का दरवाजा खोलते हुए वो आदमी दौड़ दौड़ के वहाँ पे आ जाता है एंड उसे इस तरीके से देख के बारटेंडर भी समझ पाता है कि ये लोग फेल्ड हो चुके उनके मिशन पे। तभी वो बारटेंडर उसके कुछ आदमी को बुलाता है एंड उनको ऑर्डर देता है इस आदमी को मार डालने के लिए। अब वो रेड हेयर वाला आदमी तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था बट तभी उसके पीछे से ग्रोल आ जाता है वहाँ पे। ग्रोल को देखे तो बाकी सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि ये चीज असलियत पे है क्या। अभी ग्रोल वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिस धमाके में पूरा का पूरा बाढ़ एंड उसके अंदर रहने वाले सबके सब मारे जाते हैं। अब शहर के दूसरे साइड से बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो भी इस धमाके को देख पाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि वहाँ पे असलियत में चल क्या रहा है। एंड धमाके के बाद हम लोग देख पाते हैं कि पूरा का पूरा बाढ़ ही वहाँ से हट गया था, वहाँ पे सिर्फ धूल और मिट्टी था। तभी हम लोग फियोनिक्स को देख पाते हैं जो यहाँ पे रेस्ट ले रहा था। वहाँ पे जनवू भी आ जाता है। फियोनिक्स तो यहाँ पे जनवू को पूछ लेते हैं कि उसने तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इन सारे रिसोर्स को कलेक्ट करने में। तभी जनवू भी कहता है कि यहाँ पे कुछ अनोइंग इंसेक्ट्स थे जिनको मारने के लिए जनवू बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तभी फियोनिक्स भी कहता है कि सारा से उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। बट यहाँ पे जनवू को देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सारा का सारा आइटम्स को कलेक्ट कर लिया है जिससे वो उस स्पॉट को बना पाएगा। और जनवू भी कहता है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का तो सामना करना पड़ा है उसे बट उसने बहुत कुछ गेन भी किया है इससे। तभी यहाँ पे फियोनिक्स जनवू को पूछ लेती है क्या वो उस स्पॉट को तैयार करने के लिए रेडी है। तभी यहाँ पे फियोनिक्स जनवू के पास से सारा का सारा आइटम्स ले लेता है। उन सारे आइटम्स को कंबाइन करते हुए जनवू खुद के साइकोनेसिस पावर को यूज करते हुए स्टोरेज टाइप का चीज तैयार कर देता है जिसके बाद फियोनिक्स उसके फ्लेम ऑफ लाइफ को उस स्टोरेज के अंदर रख देता है। एंड वो जनवू को पूछता है कि ये चीज कैसा लग रहा है उसे, बिकॉज उसने बहुत दिनों के बाद एक फ्लेम ऑफ लाइफ क्रिएट किया है। अब उस फ्लेम ऑफ लाइफ को देखते देखते जनवू को खुद के पास वाला मेमोरीज याद आ जाता है कि कैसे उसके भाई ने बचपन पे परफेक्ट स्कोर हमेशा लेके आता था जिस वजह से उसका मॉम एंड वो दोनों ही उसके भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके छोटे भाई के साथ वो लोग हमेशा ही गेम खेलते थे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में शरारती भी होता था एंड यहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा मारपीट भी करते थे एक दूसरे के साथ। एंड ये सारा का सारा मेमोरीज जनवू के पास था, एक वार्म चाइल्डहुड मेमोरीज। एंड धीरे धीरे जनवू यहाँ पे समझ पाता है कि इस फ्लेम को देखते देखते वो सारा का सारा वार्म जो मेमोरीज है वो सरफेस में राइज अप हो रहा है। एंड यहाँ पे वो समझ पाता है कि ये सारे मेमोरीज हमेशा उसके साथ ही रहेगा एंड उसके आंख से आंसू गिरने लगता है। तभी जनवू डायरेक्टली फियोनिक्स को अपोलोजाइज कर लेता है उसके इस तरीके का बिहेवियर के लिए। फियोनिक्स भी यहाँ पे जनवू का जो इमोशंस था वो सबको समझ पाता है। वो कहता है कि उसके हार्ट के डीप डाउन में बहुत सारे ऐसे मेमोरीज है जिसको जनवू बहुत अच्छे तरीके से चेरिश किया है एंड उन सारे मेमोरीज को फिर से याद करके जनवू शायद से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। ये एक नॉर्मल सी चीज है। ये जो होली फ्लेम है ये लाइफ को सिंबल करता है। यहाँ पे कोई भी हो वो अगर एक लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर मेमोरीज रहेगा जिन सारे मेमोरीज को वो बीइंग खुद के मरते दम तक याद रखेगा। एक लाइफ क्रिएट ही होता है लेयर्स ऑफ मेमोरीज के कलेक्शन से। एंड यहाँ पे फियोनिक्स को भी नहीं पता कि जनवू क्या चीज देखा है बट फियोनिक्स इतना तो श्योर है कि जनवू जो भी देखा है वो उसे बहुत ज्यादा प्यारा है। उन सारे मेमोरीज को जनवू हमेशा चेरिश करके रखेगा जिसकी वजह से जनवू का जो गुस्सा है उसे सस्टेन करने में वो सारा मेमोरीज काम में आएगा। तभी जनवू भी यहाँ पे फियोनिक्स को थैंक्स कहता है उसके इतने ज्यादा हेल्प के लिए। अभी हम लोग जो यंगेस्ट फियोनिक्स था उसे भी हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है जनवू के एक को देख के। तभी फियोनिक्स भी कहता है कि जब तक जनवू यहाँ से मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए बाहर गया था तब का यंगेस्ट वन उसके मतलब जनवू के एक के साथ बहुत ज्यादा फॉन्ड हो गया था जिस वजह से उसका यंगेस्ट वन इसे को बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। यहाँ पे उस बेबी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो शायद से बहुत ज्यादा दुख है बिकॉज उसको अभी उसके दोस्त को अलविदा कहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जनवू भी खुद के दिमाग में कहता है कि शायद से उसे अभी 11th फ्लोर पे इस बेबी को देखने के लिए वापस से आना भी पड़ेगा। वो शायद से थोड़ा बहुत 11th फ्लोर को विजिट भी करेगा फ्यूचर वाले टाइम पे। अब यहाँ पे फियोनिक्स रेडी था इस फ्लेम ऑफ लाइफ को जनवू के एक में अप्लाई करने के लिए। जब यहाँ पे फियोनिक्स उस एक के ऊपर खुद के फ्लेम ऑफ लाइफ को अप्लाई करता है तब वो देख पाता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है एंड वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर है बिकॉज पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हैच होने से पहले ये एक इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। फियोनिक्स भी यहाँ पे सोचने लगती है क्या इसके अंदर से एक मिथिकल ड्रैगन बाहर निकलेगा। अब वो दोनों ही यहाँ पे इस एक के तरफ नजर देके बैठे हुए थे कब इस एक से कोई बेबी निकलेगा। बट बहुत देर हो जाने के बाद भी उस एक से कुछ भी नहीं निकलता जो देख के तो फियोनिक्स भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों बहुत देर से वेट कर रहे थे बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे फियोनिक्स भी
पे कहता है कि ये तो पहली बार हुआ है। फ्यूनिक्स यहाँ पे एक तरीके से देख पा रहा है कि इस एक के अंदर एक बीस्ट है जो ऑलरेडी फुल्ली हैश हो चुका है, फिर भी वो क्यों बाहर नहीं निकल रहा। तो फ्यूनिक्स यहाँ पे जन्मू के पास है थोड़ा बहुत और टाइम मांगता है, उसे कहता है कि थोड़ी देर तक वेट करने के लिए, बिकॉज फ्यूनिक्स अभी इस एक को थोड़ा बहुत और ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये एक के अंदर जो बीस्ट है ये तो फुल्ली हैच हो चुका है, सो कभी भी उसका मन हो सकता है इस एक से बाहर निकलने का, बट उसके बाद भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे येनु फ्यूनिक्स दोनों ही मिलके और भी बहुत सारे फ्लेम ऑफ लाइफ्स को क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद एक के ऊपर अप्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्यूनिक्स को लग रहा है कि शायद से इसके अंदर जो बीस्ट है इसे और भी ज्यादा फ्लेम ऑफ लाइफ का जरूरत है कंप्लीटली हैच होने के लिए, बट इतना सब कुछ करके भी वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। फ्यूनिक्स भी यहाँ पे सोच लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना ज्यादा फ्लेम ऑफ लाइफ यूज करने के बाद भी ये बीस्ट यहाँ पे हैच होने का पास से रिफ्यूज हो रहा है। अब ये सब कुछ सोच के तो यहाँ पे फ्यूनिक्स भी पागल हो गया था। थोड़ा बहुत और ऑब्जर्व करने के बाद फ्यूनिक्स यहाँ पे समझ पाता है क्यों ये बीस्ट यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। तभी जन्वू भी यहाँ पे फ्यूनिक्स को पूछ लेते कि यहाँ पे क्या कोई और काम करना पड़ेगा इस बीस्ट को बाहर निकलने के लिए। फ्यूनिक्स यहाँ पे जन्वू को समझाता है कि इस बीस्ट को बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है एंड यहाँ पे शायद से जन्वू के पास कोई भी ऐसा मोटिवेशन या फिर ड्रीम जन्वू ने इस एक को नहीं दिया है जिसके थ्रू ये बाहर निकल पाए। ये सारे के सारे मिथिकल बीस्ट ड्रीम्स के थ्रू ही बॉर्न हो पाते हैं, इसी वजह से जन्वू को इस बीस्ट को कोई ना कोई ड्रीम देना पड़ेगा जिससे उसका मोटिवेशन आए इस वर्ल्ड पे आने का। अगर यहाँ पे जन्वू कोई भी ड्रीम इस क्रिएचर को नहीं दे पाता तो ये तो एक एम्प्टी स्पेस रहेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। इसी वजह से ड्रीम इफ लाइक ड्राइंग फोर्स है, इसको यूज करके जन्वू शायद से इस एक से उच्च हैकलिंग को बाहर निकल सकता है। अभी जन्वू भी यहाँ पे सोचने लगता है कि एक ड्रीम, अब जन्वू यहाँ जानता था उसके अंदर इस तरह का कोई भी मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर ना कोई ड्रीम है, उसके पास तो सिर्फ रिवेंज है। बट ये जो रिवेंज है ये असलियत पे ड्रीम नहीं है, ये एक गोल है। जन्वू खुद के पूरे लाइफ में यही बिलीव करता रहा है कि ड्रीम एक बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल थिंग है, तो उसके लाइफ में किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, इसी वजह से उसने कभी भी ड्रीम देखा ही नहीं है। तो अभी जन्वू सोच रहा है कि वो अभी क्या करे जिससे ये हैचलिंग के एक से बाहर निकल आए। तभी हम लोग ट्रिप को देखते हैं जो जन्वू के पास आया था उसे थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए। तो जन्वू भी यहाँ पे फ्यूनिक्स को थोड़ा बहुत थ्रेट करता है एंड वो यहाँ पे समझ भी पाता है कि ये बच्चा उसको क्या कहना चाहता है। फ्यूनिक्स का छोटा सा बेबी जन्वू को समझाता है कि उस एक के अंदर उसका जो दोस्त है वो अभी गहरी नींद में है, इसी वजह से वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जन्वू को उतना ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, वो जरूर कभी ना कभी बाहर निकल आएगा। अब ये सब कुछ सोचते सोचते जन्वू यहाँ पे डिसाइड करता है अगर इस बीस्ट को मोटिवेशन की जरूरत है तो वो एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे इस बीस्ट को कोई मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े बाहर निकलने के बाद। तभी वो खुद के इस एक को जिन सारे के सारे मिथिकल बीस्ट है उन सब का जो एट्रीब्यूट्स है वो सब कुछ दे देगा। इन सबको एब्जॉर्ब करने के बाद शायद से पावर ओवरलोड की वजह से ये बीस्ट मजबूर हो जाए उसके हैचिंग फॉर्म से बाहर निकलने का एंड वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे वो खुद के बीस्ट के अंदर और भी ज्यादा पावर डालता रहेगा। तभी जन्वू यहाँ पे मॉर्निंग में वहाँ से जाने ही लगता है, तभी उसके सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी जब कंफर्म हो जाता है कि यही जन्वू है तब वो खुद के नकाब को उतार के कहता है कि वो वन हॉर्न क्लैन का एक मेंबर है एंड इस लड़के का नाम है यनु एंड ये यहाँ पे आया है सिपांते एंड मिस एडोरा का एक लेटर को जन्वू को डिलीवर करने के लिए। एंड यहाँ पे ये लड़का कहता है जन्वू को कि पांथे एंड एडोरा जन्वू के साथ 11th फ्लोर पे नहीं मिल पाए बिकॉज उनके क्लैन पे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो इसी वजह से जन्वू को दोनों के लिए ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। तभी जन्वू लेटर को भी पढ़ता है एंड समझ पाता है पूरे के पूरे सिचुएशन को। तभी यहाँ पे जन्वू उस लड़के को पूछ लेते हैं कि क्या पांथे एंड एडोरा अभी सही है। अब यहाँ पे वो लड़का भी कहता है कि ऑफकोर्स वो दोनों बहुत बढ़िया है, स्पेशली पांथे। जन्वू भी समझ पाता है कि उसे अभी उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए उन दोनों को लेकर। तभी यहाँ पे वो लड़का जन्वू को पूछ लेता है कि क्या जन्वू को कोई चीज की जरूरत है या फिर उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है जिससे वो कॉन्सर्न है। तो जन्वू पूछ लेता है क्यों। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि उनका प्रिंसेस मतलब एडोरा उसे ऑर्डर दिया था कि जन्वू वैसे तो एक परफेक्ट ह्यूमन है बट उसे अगर कोई भी चीज का जरूरत है तो वो जन्वू को हेल्प करे। तो यहाँ पे अगर जन्वू को कोई भी चीज की जरूरत है तो वो जल्दी से जल्दी उसे बता सकता है। अब वो लड़का भी यहाँ पे जन्वू को कहता है कि इवन तो वो थोड़ा सा कमजोर दिखता है बट वो एक साइकिक है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, इसलिए जन्वू उसे कुछ भी कह सकता है। अब साइकिक सुन के तो जन्वू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि क्या इस लड़के के पास उसके जैसा ही फोरसाइट पावर है। फिर जन्वू यहाँ पे कहता है कि वन हॉर्न क्लैन के हर एक मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके पास बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स के साथ साथ बहुत सारे साइकोनेसिस पावर भी है एंड ये सारा का सारा पावर उनके क्लैन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। एंड यहाँ पे उनके क्लैन के कुछ कुछ ऐसे स्पेशल मेंबर्स भी हैं जो फ्यूचर्स को देख सकते हैं एंड वो लोग डीटी को पूजते हैं एंड इस डीटी को पूजने की वजह से ही उनको इतना ज्यादा पावर्स मिला है। तो जन्वू ने ये भी सुना था कि उस डीटी की वजह से ही ये सारे लोगों का जो साइकिक पावर है वो अवेकन हुआ है एंड वो लोग फ्यूचर के इवेंट्स को देख पाते हैं एंड उनका ट्राइब भी इसी वजह से प्रॉस्परस हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो ट्राइब के बारे में नहीं है बिकॉज ये लोग खुद को बहुत ज्यादा छुपा छुपा के रखना पसंद करते हैं एंड यहाँ पे ये जो साइकिक वाला इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत ज्यादा सीक्रेट है इनके ट्राइब में। ये लड़का भी यहाँ पे कहता है कि उसे पता है जन्वू क्या सोच रहा है बट ये लड़का उतना भी ज्यादा खास नहीं है साइकोनेसिस में। यहाँ पे वो ओनली सक्सेसर नहीं है जिसके पास ये पावर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं इस क्लैन में जो इस पावर को सक्सेस किए हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस लड़के का जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वीक है। ये सब कुछ सुनने के बाद जन्वू यहाँ पे उस लड़के को रिक्वेस्ट करता है कि उसे अभी एडोरा से मिलना है फॉर सम रीजन। ये लड़का भी यहाँ पे समझ पाता है जन्वू के रिक्वेस्ट को। अब ये लड़का यहाँ पे जन्वू कहता है कि ये तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, जन्वू को सिर्फ और सिर्फ उसके साथ विलेज में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जन्वू तो डायरेक्टली कहता है कि अभी तो उनका ट्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस में, शायद से इस टाइम पे जन्वू का जाना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे ये लड़का कहता है कि ऑफकोर्स वो लोग एक इंपॉर्टेंट बिजनेस में बट यहाँ पे ट्राइब में बहुत सारे लीडर्स हैं, इसी वजह से जन्वू को इन सारे बातों के ऊपर उतना ज्यादा
ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत ही आसानी से उनके विलेज पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जनवू भी खुद के दिमाग में सोचते हैं कि वन हॉर्न ट्राइब तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्राइब में से जो इस टावर के इनिशियल डेज से एग्जिस्ट करते हैं। सो वो लोग तो इस टावर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखेंगे। इसी वजह से अगर जनवू उस ट्राइब को विजिट भी करता है तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे जनवू वन हॉर्न ट्राइब में जाने वाला है। आज के वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग दिख पाते हैं कि जनवू खुद का एक को येनु को दिखाता है। अब येनु तो इस एक के साइज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जनवू ने येनु को पहले ही इस एक के बारे में वार्न कर दिया था, बट स्टिल येनु को बिलीव नहीं होता ये एक इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। जनवू यहाँ पे येनु को पूछ लेता है कि वो रेडी है उनके ट्राइब के जो लोकेशन है वहाँ पे जाने के लिए, बट वो लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, बिकॉज इतने दूर तक जनवू जानता है वन हॉर्न क्लैन कभी भी कोई आउटसाइडर को खुद के विलेज पे वेलकम नहीं करते हैं। अब वन हॉर्न ट्राइब का सिग्नेचर बॉडी स्ट्रक्चर है, उन लोगों के पास एक हॉर्न जो सिर के एक साइड से बाहर निकलता है एंड दूसरा है लोगों का पर्पल हेयर, एंड उसके साथ साथ सबके पास एक बहुत ज्यादा मस्कुलर एंड पावरफुल बॉडी स्ट्रक्चर भी है, जिस वजह से वो लोग बाकी सारे के सारे स्पीसीज से बहुत ज्यादा अलग हैं। अब यहाँ पे जब वन हॉर्न ट्राइब के मेंबर्स बड़े हो जाते हैं तब वो इस टावर को चढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड बाकी जितने सारे लोग आते हैं इस टावर पे उनके अंदर से सबसे ज्यादा जल्दी वन हॉर्न ट्राइब ही मतलब उनके मेंबर्स ही इस टावर को क्लाइम करते हैं, एंड उन लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड मार्शल आर्ट्स की वजह से। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ वो खुद के विलेज पे कोई भी आउटसाइडर्स को वेलकम नहीं करते, एंड उनका जो विलेज है वो भी सिक्लूडेड है बाकी अदर वर्ल्ड से। अब येनु तो ये सारा बातें सुन के येनु को डायरेक्टली बोल देते ये सब कुछ बुलशिट है, बिकॉज वो लोग अगर इसी तरीके से इतना ज्यादा सीक्रेटली छुपे रहते तो क्या वो लोग एक विलेज को चला पाते। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से खुद के गेस्ट को वेलकम करते हैं, एंड यहाँ पे जो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स रहता है वो भी उनके विलेज में आके बिजनेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे येनु ये भी समझाता है कि उस विलेज के बाहर पे एक बैरियर तो है, इसी वजह से जनू को उसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा अगर वो उस बैरियर पे रुकना नहीं चाहता तो। तभी यानु जनू को एक टिकट देता है जिसके थ्रू वो लोग इस टावर के बाहर जा सकते हैं। अब यानु तो पहले खुद के टिकट को फाड़ लेता है जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जनू यहाँ पे फिर से एक बार फियोनिक्स के केव की तरफ देख के उसे कहता है कि वो जल्दी ही इस फ्लोर पे वापस आएगा, एंड खुद के टिकट को फाड़ के वहां से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वो दोनों एक बीरान लैंड पे टेलीपोर्ट हुए थे। अब यनु यहाँ पे जनू को ऑर्डर करता है कि इसके बाद से वो लोग जो भी कदम लेंगे एक साथ लेना पड़ेगा, एंड जनू को यनु का जो फुटस्टेप्स है उसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर जनू यहाँ पे एक भी स्टेप गलत लेता है तो उसके साथ बहुत बुरा चीजें हो सकता है, वो हमेशा के लिए इस बैरियर के अंदर फंस सकता है। अभी हम लोग देख पाते कि उस पूरे के पूरे लैंड में एक बहुत टेंस फॉग टाइप का था, एंड यहाँ पे यनु टाइप के टेक्निक को यूज करते हुए उस फॉग के अंदर चलने लगता है, एंड जनू को फॉलो करने के लिए कहता है। अब जनू भी इस टेक्निक को देख के समझ पाता है कि ये है जिन आर्ट्स। अब जिन आर्ट्स एक बहुत बढ़िया मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसके थ्रू लोग खुद के पाथ को ढूंढ सकते हैं, एंड यहाँ पे ये एक टाइप का वाटर फ्लो के तरह काम करता है। जैसे झरने से वाटर गिर के एक नदी क्रिएट होता है, वैसे ही ये लोग इस आर्ट को यूज करते हुए खुद के बॉडी के अंदर से मैना फ्लो करवाते हैं, एंड यहाँ पे जो पाथ है उसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यनु को एक बार ही देख के हम लोग समझ पाते हैं कि जनू उस टेक्निक को समझ गया, मतलब थोड़ा सा ही जिस्ट को समझ गया। वो भी यहाँ पे यनु के फुटस्टेप को फॉलो करने लगता है। अब बीच रास्ते में यनु को पूछ रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों ना, बिकॉज वो लोग बहुत ही जल्दी अभी विलेज पे पहुंचने भी वाले हैं। अब वो ड्रैगन आई के थ्रू यनु का जो ये टेक्निक है उसके साथ उसका पाथ को फॉलो करता है, एंड यहाँ पे देख पाता है कि इस टेक्निक में कोई भी पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे जनू धीरे धीरे समझ पा रहा है कि इस टेक्निक को प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है, एंड कैसे खुद के बॉडी के अंदर से एनर्जी को फ्लो करना है। ये देख के जनू को खुद का जो मैजिक सर्किट है उसके बारे में ख्याल आ जाता है, एंड यहाँ पे से जनू ये जो पाथ है उसे अच्छे तरीके से फिगर आउट कर सकता है। अब यहाँ पे जनू भी यनु के पाथ को तो फॉलो कर रहा था, बट उसके साथ साथ वो भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि वो खुद के अगले स्टेप को कहाँ पे रखेगा, एंड देन अचानक से जनू यनु को छोड़ के एक और पाथ में चला जाता है, जो देख के तो यनु भी थोड़ा सा घबरा जाता है। यनु यहाँ पे जनू को डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, बट हम लोग देख पाते हैं कि जनू उस पाथ को फॉलो करते हुए विलेज पे आ गया है। तभी अचानक से जनू भी घबरा जाता है, बिकॉज यहाँ पे यनु ने उसे ये सब कुछ करते हुए देख लिया था, एंड एक आउटसाइडर आके उनके टेक्निक को इतना ज्यादा इजीली सीख लेगा ये तो वन हॉर्न ट्राइब नहीं सोचे थे। शायद से अभी यनु इस चीज को रियलाइज कर पाता है तो जनू के ऊपर मुसीबत आ सकता है। अब यनु तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान में जनू को कह देता है कि वो क्यों दूसरे रास्ते पे चला गया, वो क्या पागल हो चुका है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा लकी है कि उसने उस फॉग का जो वे है उसे ठीक तरीके से चला, जिसकी वजह से उसे विलेज पे एंट्री मिल गया है, बट वो अगर यहाँ पे कुछ और गलत रास्ते पे चला जाता तो वो कभी भी इस विलेज तक नहीं पहुंच पाता, हमेशा के लिए इस बैरियर के अंदर ही फंसा रहता। अभी यहाँ पे जनू को कहता है कि उसने उस बैरियर से निकल पाया बिकॉज उसने जो पाथ था वो देख लिया। अभी यनु भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जनू असलियत पे क्या कह रहा है। तभी जनू भी यहाँ पे कहता है कि उसने इस बैरियर के अंदर से आते आते एक और सिंपलर पाथ ढूंढ लिया था, इसी वजह से उसने उस पाथ को फॉलो किया। तभी यहाँ पे यनु सोचने लगता है कि उसने एक ऐसा पाथ को ढूंढ लिया, वो भी खुद के दिमाग से, जिसको याद करने के लिए यनु को बहुत ज्यादा इस बैरियर के मैप को देखना पड़ा था, जिस वजह से उसे ये सारा पाथ याद है। यनु का कोई टाइप का मॉन्स्टर है जो इतनी जल्दी इस चीज को लर्न कर लिया है। अब यनु तो यहाँ पे आते आते सोच रहा था कि ये जो वन हॉर्न ट्राइब है ये थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये एक स्पेशल स्पीसीज है, बट उनके विलेज को देख के वो समझ पाया कि इन लोगों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है एक ह्यूमन के साथ। अभी कुछ लोग यहाँ पे जनू को नोटिस भी कर पाते हैं, वो लोग सोचते
सोचने लगते हैं कि उनके विलेज में क्या कोई ह्यूमन आया है, या यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है, बट उन लोगों को तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था इस बारे पे। तभी जो लड़कियां होती है वो लोग तो जनवू को मास्क पहने हुए देख के समझ जाती है कि वो कौन है। वो लोग कहते हैं कि ये तो वही मास्क पहना हुआ लड़का है जिसके बारे में प्रिंसेस एडोरा यहाँ पे कह रही थी। अब जनवू तो यहाँ पे सोचने लगता है कि पांथेया एंड एडोरा ने इन लोगों को क्या बताया उसके बारे में कि ये लोग इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। अब एडोरा भी यहाँ पे दौड़ दौड़ के जनवू के पास आने लगती है। अब वो जनवू को डायरेक्टली आके पूछ लेती है कि क्या वो सही है, क्या उसे यहाँ तक आने में कोई भी तकलीफ हुआ। एंड यहाँ पे उन लोगों ने सोचा था कि जनवू के साथ पहले मिल लेंगे, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो गया था कि उन लोगों को विलेज पे वापस आना पड़ा। तभी जनवू भी एडोरा को कहता है कि उसे इतना ज्यादा परेशानी ना लेने के लिए। जनवू समझ सकता है उन लोगों का ये सिचुएशन को। अब ये देखे तो एडोरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब बाकी सारे लोग भी प्रिंसेस को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख के कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंसेस इस तरीके से भी मुस्कुराएगी कभी भी उनके सामने। अब ये सब को सुन के तो एडोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उन लोगों को डेथ स्टेयर देती है। तभी वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कहते हैं उनके काम में उनको शायद से वापस लौट जाना चाहिए। तभी हम लोग देख पाते हैं वहाँ पे पांते एंड विलेज चीफ भी आ चुके हैं। अब मार्शल नायू तो डायरेक्टली जनू को पूछ लेता है कि क्या वो ह्यूमन है जिसके बारे में उसका डॉटर हमेशा इतना ज्यादा ब्रैग करते रहती है। जनू भी जब विलेज चीफ को देखती है तब वो भी उसके दिमाग में सोचता है कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से वन हॉर्न ट्राइब में एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वन हॉर्न ट्राइब इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस है, द मार्शल किंग। यहाँ पे जनू थोड़ा सा खुद के ड्रैगन आई को देखता है, बट वो जब मार्शल किंग की तरफ देखता है तो वो समझ पाता है कि मार्शल किंग के अंदर बहुत सारे इमोशंस है एंड उसके साथ साथ मार्शल किंग के अंदर एक बहुत ज्यादा डार्क ऑरा भी है। अब ये सब कुछ देख के तो जनू भी समझ पाता है कि यहाँ पे मार्शल किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर है एंड यहाँ पे शायद से वही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। पांते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज था जनू के इस तरीके का बिहेवियर देख के। वो सोचने लगता है कि यहाँ पे जनू ने उसके फादर के अंदर क्या देखा। तभी यहाँ पे विलेज चीफ नायू पांते को कहता है कि उसने बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज देखा है एंड यहाँ पे पांते को इस बारे में फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे विलेज चीफ इंटेंस ऑरा को रिलीज करता है। इसे महसूस करके जनू सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे उसने कुछ गलत काम कर दिया है, क्या उसने यहाँ पे जिन आर्ट का जो टेक्निक है उसे सीख के कोई रूल को ब्रेक किया है। बट तभी यहाँ पे मार्शल किंग नायू जनू को पूछ देता है कि वो कब उसके डॉटर के साथ शादी करेगा। अब ये सुन के तो जनू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट यहाँ पे एडोरा तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि एडोरा यहाँ पे गुस्सा भी थी और उसके साथ साथ एम्बेरेस भी। अब यहाँ पे नायू फिर से जनू को पूछ लेता है कि वो कब उसके बेटी के साथ शादी करेगा, बट ऑफ कोर्स इस चीज का आंसर तो जनू के पास भी नहीं था। बट तभी यहाँ पे एडोरा खुद के फादर को चुप करने के लिए कहता है। एडोरा यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी यहाँ पे नायू खुद के बेटी को कहता है कि वो क्या उनके ट्राइब का जो कस्टम रूल्स है वो सब कुछ भूल गई है। यहाँ पे उसके पास एक बहुत बढ़िया ब्राइड है, ये लड़का उनके विलेज को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सो यहाँ पे क्यों एडोरा खुद की टाइम को वेस्ट कर रही है, वो डायरेक्टली उसे स्नेच भी कर सकती है। अब नायू एंड उनका वाइफ मतलब एडोरा का मदर दोनों ही इसी तरीके से मिले थे। नायू ने डायरेक्टली एडोरा के मदर को प्रपोज करके उसे शादी कर लिया था। अब एडोरा तो यहाँ पे गुस्से में खुद के फादर को कहता है कि वो खुद के मैरिज को खुद ही संभाल सकती है, यहाँ पे उसके फादर को टांग अड़ाने का कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम लोग देख पाते कि पांते खुद के सिस्टर को रोकी हुई थी। अब यहाँ पे नायू सबके सबको कहता है कि उनके विलेज में बहुत दिनों के बाद एक गेस्ट आया, ऐसे करके वो खुद के गेस्ट को बाहर पे तो खड़े नहीं रख सकते ना। अभी वो जनवू को उनके घर पे वेलकम करते हैं। अब यह एक बहुत बड़ा वुडन टाइप का जापानीज कल्चर्ड हाउस है। अब यहाँ पे जनवू भी ये सब कुछ देख के सोचने लगता है कि यहाँ पे जो इंटीरियर है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तभी यहाँ पे नायू जनू को सॉरी कहता है बिकॉज उसने बहुत देर तक जनू को इस तरीके से बैठाए रखा। अब नायू तो यहाँ पे प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके आया था जनू के साथ बातें करने के लिए। तो जनू को पूछ लेता है कि क्या वो इस ड्रेस में अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसने बहुत दिनों के बाद इस ड्रेस को ट्राई किया है। अब जनू तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली नायू को कहता है कि हाँ वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग समझ पाते हैं यहाँ पे नायू तो खुद का ही तारीफ खुद ही कर रहा था। वो यहाँ पे कहता है कि ये क्लोथ उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डैशिंग दिखता है। तभी वो जनू के साथ बाकी सारे उसके फैमिली मेंबर्स को भी कहता है वो अभी ये जो मीटिंग है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अब नायू को यहाँ पे सब कुछ पता था कि कैसे एक रुकी आके ट्यूटोरियल लेवल का सारे के सारे हिडन क्वेस्ट को अकेले ही कंप्लीट कर लिया एंड उसके साथ साथ पांथे एंड डोयली के साथ दोस्ती भी किया था एंड यहाँ पे पांथे एंड एडोरा को बीट भी किया था ट्यूटोरियल लेवल पे, जिसकी वजह से ट्यूटोरियल लेवल पे उसने एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया था। अब ये सब कुछ एक मॉन्स्टर ही अचीव कर सकता है। जो फिर जनवू ने अचीव किया था वो सच में काबिले तारीफ है। तभी यहाँ पे जनवू का एक और सीक्रेट को रिवील करता है कि उसी ने यहाँ पे एडेंग ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब ये सुनकर तो जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे खड़ा होके जनू को पूछ लेता है कि उसे इस बारे में किसने बताया। तभी यहाँ पे जनू खुद के ऑरा को रिलीज करते हुए जनवू को फिर से बैठ जाने के लिए कहता है। जनू तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जनवू खुद के लेग्स को भी मूव नहीं कर पा रहा था। जनू जब जनू की तरफ देख रहा था तो वो समझ पाता है कि ये एक टाइप का बीस्ट है, इसके पास एक्सट्रीम पावर है एंड इस पावर के साथ अभी जनू फाइट नहीं कर सकता एंड यहाँ पे वो जनू को ऑफेंड भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो जनू के ऑर्डर को सुन के फिर से बैठ जाता है। और जनू तो खुद के दिमाग में सोचा था कि शायद से उसे इतना ज्यादा इस चीज को लेकर फिक्र नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस चीज का जो
सीक्रेट है ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को ही पता है। जनवो साथ हो जाने के बाद यनु से कहता है कि अभी वो लोग साथ से खुद का जो टॉपिक है वो सब कुछ को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यनु को कहता है कि उसे पता है कि जनवो यहाँ पे इस विलेज पे क्यों आया है। तभी यनु यहाँ पे जनवो को पूछ रहा था कि बाहर रखा हुआ ये जो बड़ा सा एक है यही क्या उसका एक है। तभी जनवो भी कहता है कि हाँ। अब इस एक को देखने के लिए वन हॉर्न क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे चले गए थे। ये लोग बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे इन सारी चीजों के बारे में एंड ये लोग वन हॉर्न क्लैन के बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेंबर्स भी हैं। अब वो लोग जितना ज्यादा इस एक को एनालाइज कर रहे थे वो लोग उतना ही ज्यादा हैरान हो जा रहे थे। और जनवो यहाँ पे यनु को पूछ रहे थे कि क्या उसे लगता है कि उनके ये सारे लोग इस चीज का सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे। तो यनु भी कहता है कि उसे भी नहीं पता, ये उसका एक्सपर्टाइज एरिया नहीं है। बट यहाँ पे उन लोगों को साथ से उनके ओल्डर्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए एंड यहाँ पे साथ से वो लोग बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन को भी इस एक के बारे में बता सकते हैं जो वो लोगों ने कभी सोचा ही ना होगा। अभी एक एल्डर यहाँ पे कहने लगते हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर ऐसा ही एक सिमिलर केस उनको मिला है एंड वो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यही एक उस केस के साथ भी शायद से बिलोंग करता है। तभी यहाँ पे यनु एल्डर को पूछ रहे थे कि वो केस क्या है। तभी यहाँ पे एल्डर कहते हैं कि इससे पहले इसी तरीके का एक उनके विलेज पे आया था एंड उस एक का भी साइज 4 मीटर से ज्यादा था एंड वो डायरेक्टली हैच हो गया था एंड उस एक से बहुत ज्यादा पावरफुल मिथिकल क्रिएचर बाहर निकला था जिसका नाम है व्हाइट ड्रैगन। जो सुन के तो बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पांते तो यहाँ पे कहने लगते हैं कि उसके पास इतना ज्यादा लक क्यों नहीं, कब उसके पास भी इसी तरीके का एक मैथिकल क्रिएचर आएगा। पर तभी यहाँ पे एडोरा भी पूछ लेती है उनके एल्डर से कि उसे जितना दूर तक पता था ये जो मैथिकल क्रिएचर है ये कभी भी टावर पे बॉन्ड नहीं होते, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड से आते हैं। अब एल्डर भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ एडोरा ने सही कहा, ये जो मैथिकल बीस्ट है, जो लेजेंडरी टाइप के व्हाइट ड्रैगन टाइप के बीस्ट, वो लोग कभी भी टावर पे बॉन्ड नहीं होते हैं, वो लोग हमेशा आते हैं टावर के बाहर से। इवन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जब टावर बिल्ड हुआ था तब भी यहाँ पे कोई लेजेंडरी बीस्ट तैयार होने का केस उनके पास नहीं है। तभी नायू उस एल्डर को पूछ लेता है कि यहाँ पे अगर ऐसा ही केस है तो क्या इस एक से एक व्हाइट ड्रैगन या फिर उसके ही इक्विवेलेंट कोई लेजेंडरी बीस्ट बाहर निकलेगा। वो एल्डर भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब यहाँ पे वो एल्डर समझाने लगता है कि ये एक एब्नॉर्मली लार्ज हो चुका है कोई भी रीजन की वजह से, तो इस एक को कम्प्लीटली हैच करने के लिए उनको लूनर सीड की जरूरत पड़ने वाला है। अब जनवो ने तो ये नाम पहली बार सुना था, वो सोच रहा था कि ये लूनर सीड असलियत पे है क्या। तभी यहाँ पे नायू जनवो को समझाता है कि एक लूनर सीड उनके ट्राइब का एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है एंड इसको तैयार करने में उनके ट्राइब को सालों साल लग जाता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब ये सुन के जनवो डायरेक्टली नायू को पूछ लेता है कि वो इस सीड को ऑब्टेन करना चाहता है, क्या यहाँ पे वो उनके विलेज के लिए कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसके बदले में नायू उसे वो सीड दे देगा। अब यहाँ पे नायू जनवो को कहता है कि उसे एक लूनर सीड चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वन हॉर्न क्लैन ही उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से एडोरा ने एक्सप्लेन किया था ये हर्ब एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ वन हॉर्न क्लैन के पास ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रूट यहाँ पे ग्रोन होने में लगभग 15 साल लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जनवो नायू को कहता है कि उसके पास इस ट्राइब को देने के लिए कोई भी खास चीज नहीं है, बट यहाँ पे अगर वो लोग जनवो को एक डेप्थ में रखे एंड जनवो बाद वाला टाइम पे इस ट्राइब को रिपे कर दे तो क्या चलेगा। तभी नायू कहता है कि वो लोग कभी भी क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी यहाँ पे जनवो तो सोचने लगती है क्या उसके पास कोई ऐसा एक आर्टिफैक्ट है जिसके बदले में वो इस सीट को ले पाएगा, क्या वो यहाँ पे वेटजीट या फिर एजेस के अंदर कोई एक आर्टिफैक्ट को इनको दे दे। अब नायू तो यहाँ पे जनवो को डायरेक्टली कहता है कि उनको कोई भी आइटम जनवो के पास से नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर जनवो उस सीट को हासिल करना चाहते तो उसे फिजिकल लेबर करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद से जनवो को पता ही होगा कि रेड ड्रैगन क्लैन एंड असुरा सॉर्ड क्लैन के